going to cover during this workshop. And after the workshop, we will have 1 hour workshop for today, which will be followed by question and answer round. And again, for the question and answer, you can ask your questions through chat box, and I and Dr. Varuna will coordinate to take all those questions to the distinguished speakers. And it will be followed by the address of our Vice Chancellor ma'am, and also our Dean, Student Welfare, Professor Vijay Nehra ji. So I now welcome Dr. Veda Vyas Kunduji to please take over, sir. Uh, Thank you, Deepali. Good morning to everyone. Shubh Prabhat sabhi ko. Am I audible to start with? I am clear? Ji sir, you're audible. Yes, sir. And your voice is clear. ओके थैंक यू वेरी मच। कल हम लोगों ने जो हमारा जो जर्नी है इस वर्कशॉप का, अंडरस्टैंडिंग वॉलंटियरिंग और उसके डिफरेंट डायमेंशंस एंड हाउ वी कैन बी एन मोर इफेक्टिव वॉलंटियर, उसमें हमने जो कवर किया, जो बेसिकली कि क्या वॉलंटियरिंग है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वॉलंटियरिंग का है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वॉलंटियरिंग एंड हाउ वी कैन बी इफेक्टिव वॉलंटियर। प्लस वी आल्सो कवर्ड the ideas of vision and innovation in volunteering. आज के सेशन में एग्जैक्टली 1 आवर का जो सेशन है उसमें हम कवर करेंगे कि हम एक इफेक्टिव वॉलंटियर अगर अपने आप को करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू बिकम अ इफेक्टिव वॉलंटियर, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, क्योंकि सभी कुछ जो है कम्युनिकेशन से ही इर्द गिर्द है। बिना हम इफेक्टिव कम्युनिकेटर के, बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन के हम लोगों के साथ एंगेज नहीं कर सकते हैं। तो पहला फोकस होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उसके साथ लिंक होगा कि कैसे हम कम्युनिटी में जाके एक जो डायलॉग है कम्युनिटी के साथ, उसको कैसे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बिकॉज फॉर वॉलंटियर्स और इवन मेनी ऑफ यू एज यू आर सोशल वर्क स्टूडेंट्स, engaging with the community is extremely important. So उसमें कैसे आप डायलॉग प्रोसेस को प्रमोट करोगे कम्युनिटी में जाके, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। देन वी विल हैव अ सेशन फोकस ऑन मीडिया लिटरेसी, क्योंकि आज के दिन में एज वॉलंटियर्स हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन आता है, मगर हम उसको कैसे यूज करेंगे और हाउ वी कैन क्रिटिकली यूज इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मीडिया लिटरेसी, इट विल बी फॉलोड बाय टीम बिल्डिंग, कि कैसे हम एक वॉलंटियर्स ग्रुप, हमारे जो वॉलंटियर्स ग्रुप है मान लीजिए, तो हम उसको कैसे एक डेवलप करें अपना टीम को। एंड लास्ट वी विल कवर लीडरशिप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस फोकस ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम लोग जो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, हमको बोला जाता है वी कैनॉट नॉट कम्युनिकेट, यानी कि ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे हम कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। वेदर इट इज टॉकिंग टू समवन, वेदर बॉडी लैंग्वेज से, या हमारा खुद का जो थॉट प्रोसेस है, सोच है, पर्सपेक्टिव्स है, एवरीथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग एंड रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एंगेजिंग विद पीपल। तो एज वॉलंटियर्स, हम लोग अगर वॉलंटियरिंग करने जाते हैं, वेदर ऑफलाइन या ऑनलाइन, वेदर हम किसी कम्युनिटी में जा रहे हैं या हम ऑनलाइन मीडिया से वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं, सभी में मेन जो पिलर है, मेन जो सेंट्रल जिसको कहते हैं एक्सिस है, दैट इज कम्युनिकेशन। उसके बिना हम आगे शायद ना बढ़ पाए। तो फर्स्ट लेट अस सी बिफोर what are the effective what is effective communication, we will quickly cover कि what are the barriers to communication। यानी कि हम volunteers हैं और हम जो है किसी फील्ड में जा रहे हैं या किसी कम्युनिटी में जा रहे हैं, उसमें क्या क्या बैरियर्स है। एक तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए कि जब हम जाते हैं फील्ड में, हमारा अलग अलग एजम्पशंस होते हैं कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, वो ऐसा होगा, ये अलग अलग स्टीरियोटाइपिंग, अलग अलग प्रेजुडिसेस, ये सब जो दिमाग में रख के हम फील्ड में जाते हैं। कि जब मैं जाता हूँ मान लीजिए कहीं होमलेस लोगों के साथ काम करने के लिए, तो अलग टाइप का एजम्पशंस होता है। तो होमलेस हो तो हो सकता है वो सब जो है ना वो बेगर्स हो, या होमलेस हैं तो सब यानी कि हो सकता है वो दे आर इंडल्जिंग इन डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज।
तो ये assumptions और ये stereotype में हम ट्रैप हो जाते हैं, और वो एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है कम्युनिकेशन का। यानी कि जब हम फेस टू फेस उनके साथ हम वॉलंटियर करने जा रहे हैं, हमारे कई मित्र हैं जो होमलेस लोगों के साथ खूब काम करते हैं, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही अलग जिंदगी जीते हैं और हम लोग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, तो क्या कल्चरल किस रीजन से वो उनका घर छोड़ना पड़ा, वो हम सोचने की समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सीधा अजम्प्श करते हैं कि ये तो गड़बड़ है यहाँ पे, तो उसी से कम्युनिकेशन का एक बैरियर हो जाता है। तो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंट अजम्पशंस, जो स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिसेस, कि हाँ ये इनके साथ काम करने जा रहे हैं तो ये ऐसा ही है, तो बिना सोचे समझे हम ये करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। दूसरा है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैरियर इज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। वो क्या भाषा बोलते हैं, हम क्या भाषा बोलते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हमने कई सारे बुक्स पढ़े हैं, हमने सोशल वर्क किया है, तो हमको लगता है कि वी आर बेटर ऑफ, मगर जब हम कम्युनिटी में जा रहे हैं, उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो बोलने का तरीका है, वो अलग हो सकता है और हमारा, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट बैरियर टू कम्युनिकेशन। फिर हम लोग जो वॉलंटियर करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप में से ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं, तो हम कई टर्मिनोलॉजी में फंस जाते हैं जब हम सोशल वर्क का टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। मगर जब कम्युनिटी में जा रहे हैं तो बिल्कुल वो सब हमको छोड़ के, टेक्स्ट बुक को बिल्कुल पीछे छोड़ के, हमको फील्ड में प्रैक्टिकल वे में जाना पड़ेगा। तो दैट इज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अगेन अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैरियर इज जो है लैक ऑफ अटेंशन। कई बार हम लोग विचलित होते हैं, हमको लगता है कि हम वॉलंटियरिंग करने जा रहे हैं, हम बहुत कुछ काम कर लेंगे, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमको पैशन है, कंपैशन है, सब कुछ है, मगर अटेंशन नहीं है। वी आर नॉट अटेंटिव कि दूसरा क्या व्यक्ति बोल रहा है या क्या हो रहा है फील्ड में, हम लोग बहुत विचलित हैं। तो अगेन दैट इज एन इंपॉर्टेंट बैरियर टू कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट इस, अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि मैंने पहले ही बोला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो पिलर है, सेंट्रल एक्सिस है, वो कम्युनिकेशन है। सो पुअर क्लैरिटी ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट मसला होता है जब हम फील्ड में जाते हैं। अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें एक बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन का। और लास्ट इंपॉर्टेंट बैरियर इज बॉडी लैंग्वेज। कई बार हम बहुत एग्रेसिव है, हमारा बॉडी लैंग्वेज इज नॉट यू नो is not something which will be able to which others are going to like it। हम लोग अलग अलग टाइप के बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दूसरा व्यक्ति को लगता है कि हम उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति को लगता है कि हम काफी एग्रेसिव हैं, तो उसमें अगेन दैट इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट बैरियर्स। नाउ वी कम क्विकली टू द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो इन सब बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए हमारा क्या कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। तो एसेंशियली पहले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जो गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति एक फ्री ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का। इनफैक्ट हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके टीचर्स दीपाली जी और से कि आपके जब भी सभी स्टूडेंट्स, ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है, तो दे कैन एक्चुअली डू दिस कोर्स। वो सिर्फ सिंपल वो पढ़ेंगे और उसको जो है 7 क्वेश्चंस हैं वो मॉड्यूल में, दे विल जस्ट रिप्लाई। इनफैक्ट हम सभी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो एसेंस ऑफ, क्योंकि हमारा क्या मेन है, मैं जब फील्ड में जा रहे हैं, मेन एम इज टू डेवलप रिलेशनशिप, मेन एम इज टू एंगेज विद द कम्युनिटी। तो द बेस्ट वे इज टू यूज नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। उसमें जो मैंने बैरियर्स की बात किया, जब हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का स्किल्स यूज करेंगे तो वो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन ओवरकम कर सकते हैं। तो क्विकली हम उसमें चिन्हित कर रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के, और उसको हम जो है अपने जहन में रखेंगे तो वी विल बी अ बेटर कम्युनिकेटर, वी विल बी एबल टू डू डेवलप अ बेटर engagement with the community. First and foremost is non-violent speech and action। जो मैं बॉडी लैंग्वेज की बात किया, हमारा जो भाषा है,
हमारा जो एक्शन है, बॉडी लैंग्वेज है, इट हैज़ टू बी नॉन वायलेंट। क्योंकि हम फील्ड में जा रहे हैं, हम खुद एग्रेसिव होंगे तो हम एंगेज नहीं कर सकते अपने कम्युनिटी के साथ। सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट important element of non-violent communication, that is non-violent speech and action. The next उसी के साथ है कि हमारा थॉट्स, हो सकता है वी आर नॉन वायलेंट इन आवर स्पीच एंड एक्शन, मगर हमारा थॉट्स, जब हम मान लीजिए किसी एक ग्रुप के साथ काम करने जा रहे हैं तो हमारा सोच पीछे से है कि अरे इनके साथ जो काम करना है इनको कुछ आता नहीं है, ये बेकार है। वो जो चीजें जो सर पे घूम रहा है, दिमाग में घूम रहा है, वो हमारा, हम कोशिश कर रहे हैं कि वी आर नॉन वायलेंट इन आवर स्पीच एंड एक्शन, बट we are not, our thought process is not very non-violent. So non-violent speech and action, including thoughts, is the first important element of non-violent communication. Second most important element is overcoming the stereotypes. जो मैंने कहा एक बैरियर है stereotypes का, होमलेस लोग ऐसे ही हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ काम करने जा रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि जब हम, कि वो लोग सब लाचार है। एक सबसे ज्यादा मेजर स्टीरियोटाइप जो, जब हम पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं, कि हमको लगता है कि वो लोग लाचार है, जबकि वो नहीं है। वी हैव टू मेक देम को पार्टनर इन ऑल द एक्टिविटीज, दे आर इक्वली एबल्ड इन एवरी पॉसिबल वे। तो दैट इज, कल गुलशन ने बहुत एक सुंदर एग्जांपल दिया रेडियो उड़ान का, कि कैसे उन्होंने जबरदस्त विजुअली चैलेंज लोगों ने रेडियो चैनल चला रहे हैं। तो stereotype, overcoming stereotype is the second most important element of non-violent communication. The third is non-judgmental. Again, हम हर चीज में जजमेंटल हो जाते हैं कि हाँ, जब किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि अच्छा ऐसा ही है, वैसा नहीं होना चाहिए, तो जजमेंटल। तो लेट अस अवॉइड बीइंग जजमेंटल, वी शुड बी नॉन जजमेंटल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, क्योंकि जब हम किसी के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, एंगेज करने जा रहे हैं, रेस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, whether they are homeless or any group, any person. So first and foremost important thing for a volunteer is that they should be having that habit of respecting others. क्योंकि जब आप रेस्पेक्ट करेंगे तभी आप दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, क्योंकि जब आपके पास रेस्पेक्ट ही नहीं है दूसरे व्यक्ति का तो आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग। और जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा कि एक्सेप्टेंस, यानी कि वो जो बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता। तो एक्सेप्टेंस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट देयर। सो जब रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, respect leads to greater understanding leads to acceptance of each other's position, कि वो व्यक्ति बोल रहा है कि हमारे ये इश्यूज हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। So that is again an important element of non-violent communication. Next important element is avoid of evaluative language. मान लीजिए आप, अगेन फील्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी गए और किसी कम्युनिटी के साथ, तो आप सीधा वो इवैल्यूएटिव किया, अच्छा ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, तो उसमें जो है बहुत ही इशू प्रॉब्लम हो जाता है जब हम इवैल्यूएटिव और जजमेंटल लैंग्वेज यूज करते हैं। तो दैट इज अगेन नॉट, it should be avoided, and when we avoid that, that is forms part of non-violent communication. Next important points are एम्पैथी। कल हमारा डायरेक्टर साहब ने कहा एम्पैथी के बारे में काफी बातचीत हमने किया, क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं किसी भी ग्रुप के साथ, हमारा एक एम्पैथेटिक कनेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। और एम्पैथेटिक कनेक्शन मतलब पुटिंग आवरसेल्व्स इनटू द शूज ऑफ द अदर्स टू अंडरस्टैंड देयर पोजीशन। सो डेवलपिंग एम्पैथेटिक कनेक्शन इज द की टू अ सक्सेसफुल वॉलंटियर इनिशिएटिव, क्योंकि जब हम एम्पैथेटिक नहीं होंगे उस इशू पे, उन लोगों के साथ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, देन वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर इश्यूज। सो importance of empathy and empathetic connections is another important element of non-violent communication. The next very critical is active listening skills, क्योंकि आज के दिन में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा जो व्यू पॉइंट है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स। बट आप महसूस कीजिए कि आपको कैसा लगता है
कि जब आप बोल रहे हो और दूसरा व्यक्ति नहीं सुनने की कोशिश कर रहा है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे। तो सिमिलरली जब हम दूसरे को सुनने की कोशिश करते हैं और सुनते हैं ध्यान से, trying to understand in depth what they are trying to tell, their point of views, then it is much easier to share their concerns. Because हमने कल बात किया, sharing is important when we are talking of volunteering, and sharing doesn't mean सिर्फ physical sharing of resources. Sharing also means sharing of ideas, sharing of concerns, sharing of thoughts. So एक shared अप्रोच होगा जो हम इशू में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन वी हैव द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंपैशन, जो मैंने कल डिटेल में बात किया कि वी शुड बी कंपैशनेट एंड वी मस्ट रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंटरडिपेंडेंस। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन जो हमको लगातार यूज करना होगा to become effective communication, and so we should be able to have that. And when we use non-violent communication, हम लोग एक बेहतर रिलेशनशिप, जिस कम्युनिटी के साथ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। उसी के साथ जो ये तो हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन इन डेवलपिंग रिलेशनशिप। उसके पहले हमने बैरियर्स की बात किया। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डायलॉग, क्योंकि जब हम फील्ड में जा रहे हैं तो डेवलपिंग डायलॉग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम किसी भी ग्रुप, कम्युनिटी या किसी भी लोगों के साथ जैसे हम जा रहे हैं तो पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कल हमने देखा, ट्रस्ट बिल्डिंग। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तो वी कांट डेवलप अ बेटर रिलेशनशिप। एंड ट्रस्ट तभी होगा जब वी आर एंगेजिंग विद देम इन अ गुड डायलॉग। सो लेट मी शेयर विथ यू समथिंग। बेसिकली डायलॉग क्या है? डायलॉग बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ जेन्युइन इंटरैक्शन between people who try to listen to each other deeply। जो listening skills की बात किया मैंने, तो genuine interaction होना है। डायलॉग इज नॉट कि जो हमने बोला उन्होंने कुछ और बोला, किसी और ने कुछ बोला, तो देर इज ऑल हच पॉच जिसको कहते हैं इंटरैक्शन हो गया। बट इन द ऑन द अदर हैंड डायलॉग इज वेरी फोकस्ड, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इश्यूज इन डेप्थ। इट्स अ सीरियस बिजनेस। In fact, dialogue is an open and inclusive process where communication is based on mutual respect, encourage listening, and learning and problem solving. So this is what we call as dialogue। वो ओपन है, कोई भी बोल सकता है। इट्स अ इंक्लूसिव प्रोसेस, सभी को रेस्पेक्ट, इक्वली रेस्पेक्ट देते हैं जो भी डायलॉग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। हम लोग उसको एनकरेज करते हैं सभी को, लिसन टू ईच अदर वेरी क्रिटिकली, एंड इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। हम एक दूसरे से सीखते हैं, एंड इट्स ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इन फैक्ट व्हेन वी आर एंगेजिंग इन डायलॉग, उससे जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट हमारा हो सकता है। जिन ग्रुप्स के साथ हम डायलॉग प्रोसेस में हैं उनके साथ हमारा डिफरेंसेस है, क्योंकि डिफरेंसेस होना एज ह्यूमन बीइंग्स इट्स क्वाइट नेचुरल। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सब एक साथ ही एक ही चीज सोच रहे होंगे, तो सभी का अलग अलग व्यूज होते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं। मगर जब हम डायलॉग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस। और हमारा फोकस होता है कि कैसे हम एक क्रिएटिव पॉजिटिव आउटकम थ्रू कन्वर्सेशन को प्रमोट करें। इनफैक्ट डायलॉग क्या है? डायलॉग इज बेसिकली अ सेफ स्पेस, अ सेफ प्लेटफॉर्म जिसको कह सकते हैं हम, जहां पे एक दूसरे का जो व्यू पॉइंट्स हैं वो हम शेयर कर सकते हैं बिना झिझक के, बिना फियरलेसली। वी नीड नॉट फियर एनीवन। तो इट इज लाइक अ सेफ स्पेस for each one of us who are involved in the dialogue process to come up with our ideas and share our views। In fact, dialogue में जब हम involved होते हैं, that helps all the participants to learn। In fact, आप लोगों में से ज़्यादातर जैसे social work के students हैं, this is an extremely important aspect of your social work program, engaging in dialogue। तो और डायलॉग प्रोसेस हर समय, क्योंकि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, एक दूसरे से सुनने की क्षमता रख रहे हैं, तो वी विल स्टार्ट लर्निंग आल्सो थ्रू दैट प्रोसेस।
अगर हम हैफाजार्ड इंटरेक्शन करेंगे तो हमारा नॉलेज नहीं बढ़ेगा, हमारा नया लर्निंग्स नहीं होगा। तो डायलॉग प्रोसेस से लर्निंग होगा। एंड सो इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू इन अ नटशेल ऑन हाउ टू इनिशिएट अ डायलॉग और एंगेज इन अ डायलॉग। फर्स्ट इज अ सेफ स्पेस, यानी कि सब लोग सेम है, सब लोगों इक्वली रिस्पेक्टेड है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड इट इज अ सेफ स्पेस फॉर डिस्कशन। देन सेकेंड इज एग्री टू दैट द पर्पस इज लर्निंग, एक दूसरे से सीखना हमारा मेन गोल है। Then use appropriate non-violent communication skills. Dialogue process में how we can use our skills जो मैंने discuss किया non-violent communication का उसका। Then surface what is hidden. कई जो issues हैं जिसको हम analyze करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, through an intense dialogue process we will be able to take it out, we will be able to cull it out. Then form the focus is on the relationship, एक दूसरे के साथ एक healthy meaningful interactions and healthy relationship develop करने का main aim है। and even कहीं पे differences जो हैं वो बहुत सख्त हो, बहुत ज़्यादा tough हो, मगर yet क्योंकि हम एक दूसरे को respect कर रहे हैं तो we will be able to overcome our differences। and then be willing to be changed by the situation। हम कुछ assumption लेके जा रहे थे, मगर जब हम फील्ड में गए और डायलॉग में एंगेज किया अपने आप को तो हमको नया चीज जानने को मिला। एंड देन वी शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बी विलिंग टू चेंज बाय द सिचुएशन। एक सुंदर सा डायलॉग इस सेक्शन को खत्म करने के पहले एक सुंदर सा जिसको कहते हैं कोट के साथ हम एंड करते हैं। एमिनेंट पीस स्कॉलर डाइसाकु इकेडा का है। उन्होंने कहा एवरीथिंग बिगिंस विद डायलॉग। Dialogue is the initial step in the creation of value. Dialogue is the starting point and unifying force in all human relationships. So this is what we have done, and now I request, when we are talking about communication, क्योंकि आज के दिन में हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेशन टूल्स हमारे पास मौजूद है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज वॉलंटियर्स, बट also there is an overflow of information, like there is so much of information there is there, and large number of information can be fake also. So in that context media literacy is extremely important. Now I request Gulshan to give his perspective on how a volunteer needs to be media literate. सभी से नमस्ते। सर ने अपनी बात जो कही और जहां उन्होंने आकर के हमें डायरेक्शन दिया है, हम मीडिया लिटरेसी की बात करेंगे। मैं एक बात यहाँ शेयर करना चाहूंगा, जो हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। To switch off their audio, please. It create disturbance for the resource person. Sir, you can continue. ठीक जी। हम जो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा घबराहट यदि किसी यूथ को या यंग को होती है, वो कब होती है? जब हम किसी को सामने फेस कर रहे होते हैं। जब मान लीजिए हम एक एग्जांपल के लिए हम इंटरव्यू देने गए हैं, सबसे ज्यादा घबराहट तब होती है, तब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट होता है। और भगवान ने सबको एक तरीके से बनाया कि हम भविष्य नहीं देख पाते, हम आगे होने वाला क्या है वो देख नहीं पाते। यदि पता लग जाए फिर तो हम सब सहज ही हो जाएंगे। तो यदि आपको पता है कि सामने वाला आपसे क्या सुनना चाहता है तो आप उसी तरह की भाषा बोलेंगे। और लेकिन ये काबिलियत, ये हुनर दिया नहीं भगवान ने या ईश्वर ने किसी को, ना प्रकृति ने दिया। तो उसके लिए कुछ टूल्स, उसके लिए कुछ एक ट्रिक्स बताई गई हैं जो अभी वेदा सर ने डिस्कस भी की। मेरा मानना है कि वो जो क्लैरिटी है, वो जो स्किल है, वो हमें करते करते आती है। जब हम उस फील्ड में काम करने के लिए उतरते हैं तब हम जान पाते हैं कि वहां किस चीज की ज्यादा जरूरत है और कितनी जरूरत है। उस तरीके से हम अपने आप को ढालते हैं और उसी तरीके से हम अपनी स्किल्स भी डेवलप करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल भी एक इस तरह का पार्ट है। और ये जो वॉलंटियरिज्म है, एक बहुत अच्छा मौका होता है सीखने का। मैंने कल भी एक बात की थी कि
वॉलंटियरिज्म का मतलब हम बहुत कुछ बड़ा कर जाएंगे, परिवर्तन कर जाएंगे, इसका वो तुरंत नहीं होता है, उसके लिए बहुत लंबा समय देना होता है। वो जो लंबा समय हमने दिया 5 साल 10 साल, वो हमें उसका परिवर्तन दिखाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो वॉलंटियरिज्म है वो एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए लाइफ टाइम स्किल्स डेवलप करने का, लाइफ टाइम रिलेशंस डेवलप करने का और लाइफ टाइम लर्निंग्स डेवलप करने का। ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने, जो मान लीजिए आज हमारी उम्र 25 साल 30 साल या 20 साल की है, ऐसे कितने लोग होंगे जो जिनसे वो लोग लंबे समय से, मतलब 10 साल से या 20 साल से जुड़े हुए हैं लगातार, और उनको नियमित रूप से याद करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी टेस्ट होती है। यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, यदि आपके मुंह से बहुत अच्छे शब्द निकलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होती है, तब सामने वाला आपके प्रति जुड़ने के लिए सोचता है या फिर बहुत लंबे समय से तक जुड़ा रहना चाहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि आपके शब्द बहुत अच्छे हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है वो वायलेंट है या फिर अग्रेसिव है, तो वो आपसे मेल नहीं खाएगा। या इसका उल्टा है, आपके शब्द बहुत होता है कि बॉडी लैंग्वेज में वो वायलेंस ना हो या वो अग्रेसिवनेस ना हो, लेकिन वर्ड्स आपके ठीक नहीं है, वहां पर भी आप मेल नहीं खाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी आपका जो चेहरा बता रहा है, हम आंखों से भी सुनते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, सामने वाले की आंखों से देख के हम पता कर लेते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। तो सेम बात ये हमारे बारे में, कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में केवल हमारी आंखों से देख के पता लगा सकता है कि हमारे बारे में, हमारे मन में उसके बारे में क्या विचार है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे वर्ड्स, सर ने जो कहा कि वर्ड और बॉडी लैंग्वेज दोनों में मेल होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। मैं अब एक एग्जांपल दूंगा मैं अपना, मतलब ऐसे हम लोगों ने सीखा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो में एक प्रोग्राम कर रहा था, तो प्रोग्राम में जो थीम था वो था टेररिज्म, उस पर हम बात कर रहे थे। तो जो बातें थी वो तो सही थी, जो हमारी प्रोड्यूसर थी उन्होंने बताया मुझे बाद में प्रोग्राम के बाद कि जो तुम्हारी बातें हैं, जो कंटेंट है वो तो सही है, लेकिन जो कहने का तरीका है वो ऐसा है जैसे चाकू के ऊपर खरबूजा गिरा रहे हो। तो ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए कि आपके शब्द तो बहुत ठीक है, कंटेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो पेश करने का तरीका है, जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत वायलेंट है। आपकी एक्सेप्टेंस कम हो जाएगी। जब आप जिस काम के लिए क्षेत्र में उतरे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, लोग आपके प्रति कुछ रिस्पॉन्स करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करें। सर ने अभी जजमेंटल होने की बात की थी, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। हम लोगों को जजमेंटल नहीं होना चाहिए, सही बात है, लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए? मेरा मानना है कि हम लोगों को अपने अंदर ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स जो एक स्किल है वो डेवलप करनी चाहिए। हमको ऑब्जर्वेशनल होना चाहिए, जजमेंटल नहीं। एक छोटा सा उदाहरण है, शायद एक क्लोजअप का एग्जांपल है। जो कंपनी है जो टूथपेस्ट बनाती है, मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका एग्जांपल है तो मैं नाम लेके बता रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहे। क्लोजअप का एक एग्जांपल है, जब ये हुआ कि भाई क्लोजअप जो है वो बहुत ज़्यादा बिक नहीं रहा है, तो सेल कैसे बढ़ाई जाए, तो जो कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे या ऑनर्स थे वो लोग बैठ करके अपनी मीटिंग कर रहे होंगे। उस मीटिंग में कुछ फाइनल नहीं निकल के आ रहा था कंस्ट्रक्टिव कि भाई किस तरह से हम अपनी सेल बढ़ाएं। तो जो वार्ड बॉय होता है या जो चपरासी होता है जो पानी सर्व करता है या चाय लेके आता है, वो बार बार 2-3 बार आ रहा था चाय देने के लिए, लंबी मीटिंग चल रही थी। जब वो एक बार और आया तो उसके कान में कुछ शब्द पड़ गए कि भाई ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। जब उसको पता लगा कि भाई सेल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा, तो देखिए ऑब्जर्वेशन जो है आपका, या फिर जो सिक्स्थ सेंस है, जो आपकी एक कॉमन सेंस है उसको हम कह सकते हैं, वो कहाँ तक काम करता है। जब आप ऑब्जर्वेशन होते हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज तो अपने आप मिलने लगते हैं। जब वो कमरे में एंटर किया और जब चाय सर्व करके जाने लगा तो उसने ऐसे ही कहा कि सर मैं आइडिया दूं क्या, कैसे सेल बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ बैठे बैठे सब पढ़े लिखे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, बोले तू क्या आइडिया देगा, तू क्या जाने इन सब के बारे में। तो नहीं सर एक मौका दीजिए ना, मैं बताता हूँ कि कैसे सेल बढ़ सकती है। तो उन्होंने बोला हाँ बताइए आप लोग, आप कैसे क्या आइडिया दे सकते हैं हमें हमारी सेल बढ़ाने का। उस वार्ड बॉय ने कहा, उस आदमी ने कहा जो चाय सर्व कर रहा था, उसने बताया कि जो क्लोजअप का ट्यूब है ना, जहाँ से क्लोजअप का पेस्ट बाहर आता है, आप उसका जो होल है, जो छेद है, उसको बड़ा कर दीजिए। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन था उसका। यदि आप छेद जिसमें से अभी पेस्ट निकालते हैं लोग, तो उसमें कम आता है और उतना ही लेकर वो ब्रश कर लेते हैं। यदि आप उसका होल बड़ा कर देंगे तो अपने आप पेस्ट ज़्यादा आएगा, कंज्यूम ज़्यादा होगा, जल्दी खर्च होगा, तो वो दोबारा खरीदेंगे आपका प्रोडक्ट। ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी जो उसने दी और वो वास्तव में हुआ कि क्लोजअप की सेल वास्तव में बढ़ी थी उस समय।
तो ये ऐसे ऐसे केस स्टडीज हैं जिसमें हम लोग सीख पाते हैं कि हमको कैसे अपनी टेक्निक्स को या स्किल्स को डेवलप करना है। एम्पैथी भी ऐसे ही आती है। जब मैंने कल भी बात की थी, जब तक हम उस काम को अपना नहीं बना लेंगे, सोते जागते हमको वही सपना और वही सोच या वही थॉट नहीं आएगा, तब तक आप उसके लिए अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकते, आप एम्पैथेटिक नहीं बन सकते। आपको सीखना पड़ेगा कि ये जो कष्ट है ना, यदि कभी मेरे पास मेरे जिम्मे में आ गया तो मैं कैसे करूंगा, या कौन मेरी हेल्प करेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कैसे अंदाजा हो कि भाई वो ठीक है, ये गलत है। एक बहुत पतली सी दीवार होती है, एक बहुत पतली सी चादर या बोले पर्दा होता है जो ठीक और गलत का फर्क हमको दिखाता है। यदि हम उसको पहचानना सीख गए तो हम बहुत सारी स्किल्स अपने आप डेवलप करने लगेंगे। ये वास्तव में बाय डिफॉल्ट होता है। यदि आपके अंदर, मैंने कल बताए थे 3 चीजें, ऑटो फिल्टर, ऑटो सजेशन और ऑटो अलार्म, ये मेरे दिमाग में अपने आप आई हैं तीनों बातें, ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है। मैंने कहीं से कुछ ऐसा पॉजिटिव गेन जरूर किया होगा, कोई थॉट प्रोसेस, लेकिन ये अपने आप मेरे अंदर जनरेट हुआ कि यदि इस 3 चीजों को हम लोग अपना लें तो कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है? तो यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन लिटरेसी काम आती है। इसको मीडिया लिटरेसी भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन लिटरेसी भी बोलते हैं। जब हम ये जान पाएंगे कि सर ने एक बार भी, वेदाव्यास सर ने बात करते समय कुछ कहा था कि हमको जो एक डिपेंडेंसी है उसे कम करना है। आज हम बहुत सारी कम्युनिटी जो है, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिपेंड हैं, जो सामने से दिख रहा है वो सही मान लेते हैं, जो टीवी में न्यूज़ में दिखा दिया वो ठीक ही होगा, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के बीच में, तब मुझे कुछ लोगों ने बताया, उसमें जो रिस्पॉन्स आया उसमें ये पता लगा कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो टीवी देख नहीं पाते हैं, केवल सुन पाते हैं। वो केवल विजुअलाइजेशन, अपना विजुअलाइजेशन करते हैं, जो सामने विजुअल्स हैं उनको नहीं देख पाते हैं वो लोग। हम ये बात ध्यान में रखें। तो जो कंटेंट सुन पा रहे हैं उसी से वो विजुअलाइज करते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन है ना न्यूज़ एंकर का या न्यूज़ प्रेजेंटर का, सामने जो टीवी चैनल चल रहा है, वो मानते हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रहा है कि वो सच ही होगा, वही ठीक होगा जो वो बता रहा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब वही न्यूज़ क्रॉस चेक की गई तो वो कई बार गलत निकली या वैसी नहीं निकली जैसी प्रेजेंट की गई थी। तो उन लोगों ने भी ये माना था, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों ने भी ये माना था कि जो हमको दिखाया जाता है वो जरूरी नहीं है वो सही है। हमको बहुत सारी चीज़ें और स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी जहाँ से हम क्रॉस चेक कर पाएँ, लिटरेट हो पाएँ। तो जब हम ये स्किल्स डेवलप करते हैं, लिटरेसी स्किल्स, कम्युनिकेशन लिटरेसी या मीडिया लिटरेसी स्किल्स, तब हम ये सीख पाते हैं कि हमें कितना बोलना है। महात्मा बुद्ध मैंने कल कहा, महात्मा बुद्ध कह के गए हैं कि 5 साल की उम्र में बच्चा बोलना तो सीखता है लेकिन क्या बोलना है ये नहीं सीखता। तो हमको वो जो क्या बोलना है वही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर मैं अपना एक एग्जांपल दूंगा। मैं बांसुरी बजाता हूं। एक बहुत बड़े बांसुरी वादक हैं, उनका नाम है पंडित चेतन जोशी। मैं उनसे आग्रह किया, बहुत बड़े वादक हैं, मतलब उन्होंने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी से सीखा है बांसुरी बजाना, बांसुरी वादन। तो ऐसे उनसे मैंने आग्रह किया था एक बार, मैं थोड़ी बहुत बजा लेता हूँ तो मुझे सीखना था। मैंने उनसे कहा, पंडित चेतन जोशी जी से, कि सर आप मुझे बांसुरी बजाना सिखा दीजिए। पंडित जी ने कहा कि मैं तुम्हें 3 दिन में बांसुरी बजाना सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या बजाना है ये जिंदगी भर सीखना पड़ेगा। मैं अलग अलग उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमको मालूम पड़े कि ये कोई वन टाइम चीज चेंज होकर के आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लाइफ टाइम लर्निंग्स होती हैं, हमको लगातार सीखना पड़ता है। हमको कम्युनिकेशन लिटरेसी सीखनी पड़ती है। मैं वेदा सर से एक बार आग्रह करूंगा, जब हम कम्युनिकेशन लिटरेसी की बात कर रहे हैं या मीडिया लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो कल हमने एक रेडियो उड़ान का एग्जाम्पल लिया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि जब हम दूसरे पे डिपेंडेंट होना कम करते हैं तो हम अपने लिए खुद रास्ते खोजने लगते हैं। रेडियो उड़ान ने वही किया था। जब उसको लगा कि मेरे लिए कोई जगह है ही नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो उसने खुद अपना चैनल खड़ा कर लिया। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर लोगों ने अपने लिए खुद प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं। तो आपको कोई बना बनाया अवसर नहीं देगा आपके लिए, आपको कोई बना बनाया प्लेटफॉर्म नहीं देगा आपके लिए। आपको खुद सीखना है, आपको बस फील्ड में उतरना है। इसके लिए आप इंतजार करेंगे कि बना बनाया कुछ मिलेगा,
तब हम जाएंगे उसमें काम करने के लिए। वास्तव में ये जो मॉडर्न कल्चर है आज, मतलब हम तैयार होकर के ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बना बनाया मिलता है, हमारी टेबल साफ करके रखी जाती है, हमें सफाई मिलती है, हमको कंप्यूटर ऑन मिलता है, हम जाकर केवल काम करते हैं, यानी आप सर्विस प्रोवाइडर हो गए उनके लिए। वो जो कल्चर है ना, उससे बाहर निकल करके आपको बहुत कुछ सीखना है, तो आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, कीचड़ में जाना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कीचड़ कहाँ कहाँ लगती है, पाँव में लगती है या सिर में लगती है। तब आप उसको साफ करने का, उसको उसमें नया कुछ बनाने का एक रास्ता खोज पाएंगे अपने आप। जब हमको ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है तो आपको बहुत पेशेंट होना जरूरी है, आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। यदि आप पेशेंस नहीं है ना, आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, मैंने कल एक बात कही थी कि जो अच्छा नौकर नहीं है वो अच्छा मालिक बनने के ख्वाब बिल्कुल ना रखे, क्योंकि उसको काम ही नहीं आएगा तो मालिक कैसे बनेगा। और मालिक बनने का मतलब है कि काम करवाना, जो आपके पास लेबर होगी उससे काम करवाना, लेकिन काम उसके लिए आपको आना भी चाहिए। तो जब हम मतलब फील्ड में नहीं उतरेंगे और आप सीखेंगे नहीं उस काम को, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि मुझे जब मैं उस एज में आऊँगा, जब मैं काम ले पाऊँगा, तो मुझे क्या काम करवाना है। आपको दूसरे को पढ़ना पड़ेगा, आपको दूसरों को सुनना सीखना पड़ेगा और बहुत पेशेंटली सीखना पड़ेगा। जब आप दूसरों को सुनेंगे तब आपके अंदर थॉट प्रोसेस जनरेट होना शुरू होगा। अपने आप कहीं से हवा में कुछ नहीं आता दिमाग के अंदर। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो सीखने पड़ते हैं और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो अपने आप आते हैं हमारे अंदर। तो जब हम नेगेटिव थॉट्स को जो जगह बना लेते हैं, उसको इरेज करने के लिए उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स डालने पड़ेंगे। और सबसे गंभीर बात ये भी है कि जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए। ब्रह्म कुमारी में जो सिस्टर्स हैं वो एक एग्जाम्पल भी देती हैं इसका। वो बताती हैं कि जो जितना गंदा कपड़ा है, मान लीजिए जिसमें ग्रीस लगा है, उसमें बहुत कुछ लगा है और वो बहुत गंदा कपड़ा है, तो उसको धोने के लिए, साफ करने के लिए उतना ज़्यादा साबुन और डिटर्जेंट पाउडर लगेगा, उतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो जितनी ज़्यादा कमियां हमारे अंदर होंगी या जितनी कम स्किल्स हमारे अंदर होंगी, उसको लाने के लिए उसमें उतनी ही मेहनत भी लगेगी। तो मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब वॉलंटियरिज्म एक जरिया है सीखने का, उसमें बहुत सारी स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसका एक पार्ट है। और वो कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट कैसे है, हम आगे जब बात करने वाले हैं टीम बिल्डिंग के। जब आप अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, अकेला चना जो है भांड नहीं फोड़ सकता, आपको टीम बनानी ही पड़ेगी। और जब टीम बनानी है, इसका मतलब है आपको दूसरों से जाकर के बात करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जब दूसरों से बात करते हैं तो आपके मुंह से शब्द क्या निकल रहे हैं, आपने किन शब्दों का चयन किया है। डिक्शनरी तो भरी पड़ी है, 2.5, 3, 5 लाख शब्द हैं एक एक डिक्शनरी के अंदर, लेकिन आपने किन शब्दों का चयन किया अपनी बात को रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले दूसरों को पढ़ें, दूसरों को सुनें, दुनिया में क्या है वो किस तरह से प्रेजेंट किया गया है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने तरीके से उसको पेश करना सीख सकें। तो जब हम किसी काम को करने के लिए उतरेंगे तो आप अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको टीम बनानी ही पड़ेगी। अभी हम टीम बिल्डिंग की भी बात करेंगे, लेकिन टीम बनानी है तो आपको वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है, और उसके डेवलप करने का तरीका वही है, आप दूसरों को सुने, दूसरों को पढ़ें। मैंने कल जब बात की थी कि हम बुक्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बुक्स हमें बहुत कुछ देती हैं। और दूसरा है, या तो ऐसी संगत में हम रहें जहाँ पे इस तरह की बातें होती हों। ये 2 तरीके हैं, इन 2 तरीकों में आप घुल मिल जाएंगे, आप ऐसा एनवायरनमेंट अपने आसपास बना लेंगे तो ये स्किल्स अपने आप डेवलप होंगी, आपको इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जो छोटा बच्चा होता है उसको लैंग्वेज सीखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके माता पिताजी, उसके घर के और सदस्य जो हैं वो अपने आप बोल बोल के सिखा देते हैं उसको, वो अपने आप बोलना सीख जाता है। तो उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। हाँ, वो जो प्रयास करना पड़ा, उसके जो एफर्ट थे वो केवल वही जानता है जो बच्चा जिसको करना पड़ा, लेकिन अलग से सीखने की ज़रूरत या डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत उसको नहीं थी। तो मेरा मानना है कि हम इस तरह के एनवायरनमेंट को डेवलप करें अपने पास, ऐसा एम्बियंस बनाएं अपने आसपास जिसमें हम जो चाहते हैं उसी तरह की बातें हमको सुनने को, पढ़ने को, देखने सुनने को मिलें, ताकि अपने आप डेवलप हो। जो अपने आप डेवलप होता है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है, लेकिन जब आप बाहर जाकर के सीखोगे, हो सकता है वो बहुत समय बाद भूल जाए, कुछ समय बाद भूल जाए, वो आपके काम भी नहीं आएगा।
इसलिए जब टीम बिल्डिंग करनी है तो बात लोगों से करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, आपको उनको जोड़ना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि वो काम लंबा टिके तो आपको टीम भी ऐसे ही डेवलप करनी पड़ेगी, तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ वेदा व्यास सर से कि वो टीम बिल्डिंग के ऊपर अपने थॉट्स दें ताकि हम ये सीख पाएँ कि वॉलंटियरिज्म एक कोई अकेले व्यक्ति का काम नहीं होता है, ये पूरे समाज का, एक कम्युनिटी का काम होता है जो इसको करती है और कुछ बड़ा चेंज लेकर के आती है। डॉक्टर वेदा व्यास सर। ओके, थैंक यू गुलशन फॉर सेशन। अभी जो हम फोकस करने वाले हैं बिफोर टीम बिल्डिंग, जो हमारा एक छोटा सा पोर्शन छूट गया था, जो वॉलंटियरिंग आज के कंटेक्स्ट में एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि ये नया चीज है, मगर अभी स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैंडेमिक ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, दैट इज ऑनलाइन वॉलंटियरिंग। इनफैक्ट ऑनलाइन वॉलंटियरिंग पिछले 30-40 साल से हो रहा होगा, मगर अभी और द मोर इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग चूंकि सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, और भी डिसिप्लिन से भी हैं, तो कोई भी वॉलंटियरिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक लोग ही कर सकते हैं, कोई जर्नलिस्ट भी कर सकता है, कोई फिजिक्स वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा जल्दी से ऑन व्हाट इज ऑनलाइन वॉलंटियरिंग। ऑनलाइन वॉलंटियरिंग जो है बेसिकली यूज ऑफ डिफरेंट ऑनलाइन जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, सोशल मीडिया टूल्स है, उसके जरिए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप या कॉज के लिए हम वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि हम सिर्फ देश के किसी भी कोने पे ही नहीं, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री के लोगों के साथ हम इसमें काम कर सकते हैं। जनरली जो ऑनलाइन वॉलंटियरिंग में जो काम होता है, मेनली जो क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज, क्राउड सोर्सिंग ऑफ फंडिंग के लिए हो सकता है। फिर उसके बाद जो है मेंटरिंग एंड काउंसलिंग, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन वॉलंटियरिंग। ऑनलाइन मेंटरिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, एडवोकेसी, डिजाइनिंग वेबसाइट, किसी ऐसे संस्था जिनके पास कोई फंड नहीं है तो वो हेल्प करे आप उनको डिजाइन करने के लिए वेबसाइट। उनका कोई मैगजीन वगैरह हो तो उसको एडिट या डिजाइन करने के लिए। फिर रिसर्चिंग द सब्जेक्ट्स, कोई सब्जेक्ट में कोई ग्रुप काम कर रहा हो तो उसको हेल्प करें आप रिसर्च करने के लिए सब्जेक्ट में। डेवलपिंग करिकुलम एंड कोर्स, कोई कोर्स बनाना चाहते हैं तो उसमें आप हेल्प करें। ग्राफिक्स एंड डेटाबेस बनाने में हेल्प कर सकते हैं एज ऑनलाइन वॉलंटियर। सोशल मीडिया कैंपेन्स चला सकते हैं। तो एसेंशियली काफी कुछ हो सकता है और आज के संदर्भ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा क्योंकि वो एक जिसको कहते हैं एक वेरी पावरफुल एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन वॉलंटियरिंग माना जाता है। इनफैक्ट 2002 में मेरे को जिनेवा में जाने का मौका मिला, जहाँ पे एक सेशन था, इट वाज ऑन वॉलंटियरिंग कॉन्फ्रेंस। तो वहां पे एक संस्था है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी युगांडा, उनके तरफ से एक अमेरिका की लेडी थी जो उनके वॉलंटियर थी, वो वहां पे उनका प्रेजेंटेशन दिया। आप देखिए कितना वास्ट स्कोप है ऑनलाइन वॉलंटियरिंग का। तो उसने कहा करीबन 105 वॉलंटियर्स है वर्ल्ड वाइड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी युगांडा का, और उन्होंने मेजर काम किया एडवोकेसी का, क्योंकि उस समय तक कोई प्रॉपर लॉ एंड लेजिस्लेशन नहीं था रिलेटेड टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो उनका मेजर काम था एडवोकेसी, और उनका काम से एक लॉ पास हुआ युगांडा में फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि कितना, और उन्होंने कहा कि हमने किसी भी अपने वॉलंटियर्स को फिजिकली किसी ने एक दूसरे को मिले भी नहीं। तो आज के कंटेक्स्ट में जब हम गूगल मीट में वर्कशॉप कर रहे हैं, आज के कंटेक्स्ट में जब हम काफी कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन वॉलंटियरिंग का स्कोप जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड इनफैक्ट एक ई वॉलंटियरिंग जो मेरा जहन है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो ई वॉलंटियरिंग या ऑनलाइन वॉलंटियरिंग करते हैं। तो बेसिकली वो मेरे को लगता है कि रियली provides valuable opportunity for volunteers to gain and advance their professional skills। आप किसी ग्राफिक्स का स्टूडेंट है या वेबसाइट बनाने का स्टूडेंट है तो वो आपका प्रोफेशनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस और बढ़ जाएगा, एंड आपका जो नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क, वो बढ़ेगा। इनफैक्ट काफी सारे वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन वॉलंटियरिंग को प्रमोट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेबसाइट जो है, जो यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स का है, जो onlinevolunteering.org, और उसमें बहुत अच्छा कायदे के साथ होता है कि मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडिटिंग या एंड आर्टिकल राइटिंग में मदद करना चाहते हैं मैगजीन के लिए,
तो वो वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है आपके पास उस तरह से, तो आपने वो किया, फिर वो आपको पूछेगा कि आप पूरे हफ्ते में कितना घंटा दे सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं 2 घंटा या 4 घंटा। मगर इसमें मेजर चैलेंज ऑनलाइन वॉलंटियरिंग में ये है कि आप अगर कमिट कर रहे हैं कि मैं 4 घंटा दूंगा पूरे हफ्ते में, तो वो आपको देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर वो ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। तो इसमें बहुत ऑप्शंस हैं और बहुत सारे आप लोग जाके वेबसाइट में देख सकते हैं, और काफी काफी सारा जो एक्सपीरियंस है ये ऑनलाइन वॉलंटियरिंग से गेन कर सकते हैं। तो ये था ऑनलाइन वॉलंटियरिंग का, और क्विकली हम जाएंगे, करीबन 15 मिनट है फॉर दिस, तो हम टीम बिल्डिंग की बात करेंगे। टीम बिल्डिंग, जैसे कि गुलशन ने बताया, इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था काफी साल पहले, इनफैक्ट ऑलमोस्ट मोर देन 10 years बिफोर, गुवाहाटी में हमने एक शुरू किया था कैंपेन ऑन क्लीन गुवाहाटी, ग्रीन गुवाहाटी कैंपेन। तो एक इंटरेस्टिंग वो है, एक थिंकर है टुकमैन, और उन्होंने बताया 5 स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट, और उनका जो आइडिया से को लेके हमने जो है ये टीम बनाया था और काफी काम किया था। तो इसमें जब हम मान लीजिए 4-5, हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी सोनीपत में है और आप एक शुरू कर रहे हैं ग्रीन सोनीपत कैंपेन, तो मान लीजिए आपके 6-7-8-10 स्टूडेंट्स हैं जो काम करना चाहते हैं एक साथ मिलके। तो ये हैफसाट वे में जब हम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो यानी कि फोकस हम करेंगे कि पहला जो फोकस है मीटिंग है, इनफॉर्मल मीटिंग जो कहते हैं, फॉर्मिंग, उनका जो 5 स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेज इज फॉर्मिंग, यानी कि एक दूसरे को जानना, क्योंकि हो सकता है आप स्टूडेंट हो एक ही क्लास में, मगर हो सकता है आप उस तरह से नहीं जानते जो एक टीम को चलाने के लिए जरूरत है। आप आते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो इट इज अ पीरियड ऑफ ओरिएंटेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक दूसरे को गहरी तरीके से जानना। एंड देन ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट व्हेन वी आर फॉर्मिंग द ग्रुप, वी हैव टू एक्सप्लिसिट ग्राउंड रूल्स फॉर एक्टिविटीज। क्या क्या हमारा ग्राउंड रूल्स होंगे, क्या क्या इश्यूज ऑफ कमिटमेंट होगा, वो सब फॉर्मिंग स्टेज में होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इफ वी आर नॉट फोकस्ड, तो हमारा जो वॉलंटियर ग्रुप है वो कभी टीम एज अ टीम काम ही नहीं कर सकती है। तो फॉर्मिंग स्टेज में इट इज अ पीरियड ऑफ ओरिएंटेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन, और उसमें हम अपना ग्राउंड रूल्स बनाएंगे फॉर एक्टिविटीज। सेकंड जो स्टेज है वो जिसको कहते हैं टुकमैन स्टॉर्मिंग का, यहाँ पे जो है बेसिकली जब हम एक्लिमेटाइज हो जाते हैं, एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, तो देन वी आर बिकमिंग मोर कंफर्टेबल विथ ईच अदर टू वर्क, एक दूसरे के साथ एक साथ काम करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अननोन लोगों के साथ, या इवन आप जानते हो मगर उनको उतना अच्छी तरीके से नहीं जानते जिससे कि आप एक साथ काम कर सकते हो, तो काफी दिक्कत आ सकती है काम में। मगर जब आप कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, दैट इज रियली गुड। सो स्टॉर्मिंग स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, यू आर कंफर्टेबल विथ ईच अदर एंड यू विल स्टार्ट ऐसा। बट यहाँ पे जब आप कंफर्टेबल होने लग जाते हो तो दूसरा पहलू निकल के आता है कि यू स्टार्ट असर्टिंग योर इंडिविजुअलिटीज। आपका जो व्यूज है, आपका जो इश्यूज है, वो आप फोकस करने की कोशिश करते हो, और यहाँ पे हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाए इस स्टेज में। तो इसके बाद थर्ड स्टेज में जो होता है बेसिकली इसमें जो है इट इज नॉर्मिंग, यानी कि मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वुड ट्राई टू रिजॉल्व एंड एड्रेस द इश्यूज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि नॉर्मल सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, मगर एज अ ग्रुप हमें काम करना है, हमारा वी फॉर सोनीपत को काम करना है। तो यानी कि हमको बैठ के एक दूसरे के साथ डायलॉग में एंगेज करते हुए इश्यूज को रिजॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करना है। तो हम एक साथ बैठेंगे और नॉर्मलाइजेशन को, सिचुएशन को करेंगे। तो और आइडिया क्या, जब आप टीम में काम करने जाते हो, ग्रुप में काम करने जाते हो, तो आप महसूस करोगे कि कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वोकल है, कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल जो है वॉलंटियर्स जो है बिल्कुल पीछे चले जाते हैं। वो अपना व्यूज, वो इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, या वो उस तरह से नहीं है कि जो अपना पॉइंट ऑफ व्यूज को स्ट्रांगली पुट करे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ ग्रुप मेंबर्स का व्यूज को ज़्यादा अहमियत मिल जाता है, दे बिकम मोर प्रायोरिटाइज्ड देन दूसरे का। मगर
ये स्टेज में इम्पोर्टेंट ये है टीम को एक अच्छी सुचारू रूप से चलाने के लिए कि वी ट्राई टू स्टार्ट वर्किंग एज अ ग्रुप, कोलैबोरेशन, collaborative approach is extremely important, participatory approach is very important, सभी का सहभागिता is extremely important in for a cohesive team, क्योंकि हमारा एम है एक cohesive team बनाना, और cohesive team में differences हो सकते हैं मगर जो है उसको रिजॉल्व करने का भी मैकेनिज्म, जो विन विन सिचुएशन जिसको कहते हैं ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, वो भी इन प्लेस होना चाहिए फॉर अ गुड वॉलंटियर टीम। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑल द ग्रुप मेंबर्स स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप एज अ होल। उसके बाद जो है हमारा फोकस रहता है जो स्टेज में, परफॉर्मिंग स्टेज में, जिसमें कि वी स्टार्ट ऑपरेटिंग एज अ यूनिट। कई चीजें जो जब हम हमारा मैकेनिज्म, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गया, हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज वाला मैकेनिज्म क्लियर हो गया, देन वी स्टार्ट ऑपरेटिंग एज अ यूनिट एंड द आइडिया शिफ्ट्स टू ग्रुप डेवलपमेंट एंड यूजिंग द ग्रुप स्ट्रक्चर्स। हमने स्ट्रक्चर बना दिए कि ग्रुप में, जैसे हमने गुवाहाटी में उन ग्रुप का बनाया था कि एक को बनाया था कि यू आर कोऑर्डिनेटिंग द कम्युनिकेशन मीडिया, किसी को बोला कि आप स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करें, किसी ने बोला कि सब अपने अपने, ये जो यूथ थे अपने आप ने सबको काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया एज अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। क्योंकि जब टीम में प्रॉब्लम तभी आती है, जो कल मैंने टीम दीप्ति का बात किया यूएन वॉलंटियर्स में, वो बिखर इसलिए गई क्योंकि सब अपने अपने स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटीज था, और स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटीज में सब अपने अपने व्यूज को सोच रहे थे कि दे आर द बेस्ट एंड द अदर्स आर रॉन्ग, इवन दो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल टीम, वेरी क्रिएटिव, वेरी वेरी नॉलेजेबल स्टिल। तो हमें इन सब इश्यूज से सीखना चाहिए कि हम कैसे बेसिकली ग्रुप स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर वे में करें और ग्रुप स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाए, कोहेसिव बनाए, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ग्रुप है वो हमको उसको हम अचीव कर सके, जो गोल्स हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी से लिंक होता है लीडरशिप, क्योंकि जब हम टीम की बात करते हैं और टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, लिंक है कि हम अपना लीडरशिप स्किल्स को कैसे डेवलप करें। और इनफैक्ट इसमें एक बहुत ही सुंदर स्वामी विवेकानंद का कोट याद आता है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कैन a leader be made? A leader is born, and it is a very difficult task to take on the role of a leader. One must be a servant of servants and must accommodate 1,000 minds. There must not be a shade of jealousy or selfishness. Then you are a leader. In fact, जब हम टीम बिल्डिंग की बात करते हैं और लीडरशिप की बात करते हैं, वो लीडर सही होता है, प्रॉपर होता है, जो सभी का व्यू पॉइंट को एकोमोडेट करने, एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये है, हो सकता है कि सभी कुछ ना कुछ पॉइंट, अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोल रहे हैं, और कैसे हम हमारा, इट इज द इंजीनियरिटी ऑन अ गुड लीडर, हाउ वी ब्रिंग एवरीवन टुगेदर एंड हाउ वी ब्रिंग द व्यूज ऑफ एवरीवन टुगेदर। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, टीम बिल्डिंग में ज्यादातर पाए जाते हैं जो कुछ जो लोग हैं वो बिल्कुल पीछे रहते हैं, कुछ लोग ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं, उनका व्यूज को वो अपना पुश करने की कोशिश करते हैं। सो गुड लीडरशिप स्किल्स ये है कि सभी का व्यूज को इंश्योर करे कि अपना जो सेफ स्पेस है, अपना जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे सबका व्यूज आए। क्योंकि हो सकता है जो वॉलंटियर पीछे रह गया, जो बोल नहीं पा रहा है, तो उसके पास और ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज हो, तो हम कैसे उस क्रिएटिव आइडियाज को उभर के लेके आएंगे, दैट इज द चैलेंज बिफोर अ गुड लीडर। इनफैक्ट लीडरशिप क्वालिटीज हम सीख सकते हैं फ्रॉम पीपल लाइक महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के जो नोबेल लॉरेट हैं डेसमंड टूटू, उन्होंने कहा कि क्यों गांधी, किंग, मंडेला, इन सबको जो है हम ग्रेट लीडर्स मानते हैं और हिटलर और इन सबको, मुसोलिनी को नहीं मानते हैं। क्योंकि लीडरशिप, डेसमंड टूटू कहते हैं, इट इज गुडनेस फॉर लव, फॉर जेंटलनेस, फॉर कंपैशन एंड शेयरिंग। क्योंकि हिस्ट्री कहती है कि ऐसे लोग जो इस तरह के काम में सबको लेके मोटिवेट करके लेके जा सकते हैं, जो कंपैशनेट हैं, जो एम्पैथेटिक है, वो हिस्ट्री उनको ग्रेट लीडर्स मानते हैं। वो डेसमंड टूटू का ये बहुत सुंदर कोट है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लिंक है कि कैसे हम जो दूसरे को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, ट्रस्ट वर्दी बनाएं, और
इन सबको लेके हम अपना जो गोल है उसको चले. सो दैट इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एसेंस ऑफ अ गुड लीडर. तो मेरे को लगता है ये टीम बिल्डिंग का आप लोग जब तक हम लोग एज प्रैक्टिकल फील्ड में जाके काम नहीं करना शुरू करेंगे, जैसे हमने लगातार मैं या गुलशन बोल रहे हैं, जब तक प्रैक्टिकली हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हो सकता है जब हमने टीम बनाया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो, मगर हमें पीछे नहीं हटना है. अगर हम पीछे हट गए तो वो ग्रुप बिखर जाएगा. हमको वी शुड बी परसिवरेंट. कल मैंने बताया था वी शुड बी परसिवरेंट. हमको लगातार लगे रहना चाहिए, जिससे कि हमारा टीम जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहे फोकस्ड वे में. छोटा जो कल मैंने बताया, टेक बेबी स्टेप्स येट टेक सम स्टेप्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके साथ मेरे को लगता है कि आई थिंक वी हैव बीन एबल टू कवर सर्टेन ऑफ दीज आइडियाज. ऑफ कोर्स ये 1.5-2 घंटे में बहुत ज्यादा कवर कर नहीं सकते. फिजिकल जब हम वर्कशॉप करते हैं तो काफी सारे रोल प्लेस एंड वी डू एंड काफी सारा जो है सिमुलेशन एक्सरसाइजेस हम करते हैं. तो ये सब पॉइंट्स हमने फ्लैग ऑफ किया. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुलशन को, इफ ही हैज एनी अदर पॉइंट टू शेयर ऑन दिस, प्लीज शेयर, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:50. तो क्वेश्चन आंसर सेशंस एंड फिर वाइस चांसलर मैडम आएंगी. जी सर. जी सर. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस. जी. सभी लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखी होगी. उसमें जो एक्ट्रेस है वो एक डायलॉग बोलती है एक्टर को कि ये जो है ना वो डेमो देने में बहुत माहिर है. मैं आपको एक डेमो देता हूँ टीम बिल्डिंग का. गुरु नानक जी का नाम सबने सुना होगा. गुरु नानक जी बहुत यात्रा करते थे. तो एक गांव से जब वो निकल के जा रहे थे तो जब जहां भी वो गए उनका बहुत स्वागत हुआ, उनको बहुत मान सम्मान मिला, लोग उनको सुनने आते थे, उनके पास बैठते थे. वहां से फिर आगे कहीं जा रहे थे तो एक गांव से गुजर रहे थे तो उनको उनके साथ में कुछ शिष्य भी थे. जब वो जा रहे थे तो उस गांव में ना तो कोई पूछने आया, ना कोई मिलने आया, ना भोजन, ना पानी, और कहीं जगह भी नहीं मिली. तो फिर एक शिष्य को भेजा, भाई देख कर आओ कहीं गांव में कोई है भी कि नहीं. तो वो गया अंदर. वहां देखा उसने गांव में कि गांव में तो सब लोग हैं, सब कुछ अपने अपने काम में लगे हैं. कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो कहीं कोई काम कर रहा है, सब है. लेकिन और खबर भी थी कि कोई महापुरुष, कोई व्यक्ति ऐसे अपने गांव से निकलने वाले हैं. लेकिन कोई भी लेने नहीं आया, कोई भी सुनने उनको पूछने नहीं आया. तो कोई बात नहीं, वो गुरु नानक जी जो थे जहाँ से निकलते थे वहाँ के लोगों को आशीर्वाद देके जाते थे. जब शिष्य ने आकर के बताया कि गांव में तो सब लोग हैं, लेकिन उनको सूचना भी थी, लेकिन फिर भी गांव के न तो प्रधान आए ना कोई और व्यक्ति आया. गुरु नानक जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं. तो गुरु नानक जी निकलते समय उनको आशीर्वाद दिया कि बसे रहो. आगे निकल गए आशीर्वाद दे करके. अगले गांव में गए तो उनको बहुत मान सम्मान मिला, बहुत लोग आए, प्रधान आया, बहुत कुछ सामग्री लेकर के आया. उनके पास रोज वहाँ पे जितने भी दिन रहे लोग प्रवचन सुनने आते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ बाकी काम करवा देते थे. तो बड़े अच्छे लोग मिले. तो एक गांव में तो ऐसे लोग मिले जो सज्जन से नहीं दिख रहे थे, तो उनको उन्होंने बताया सभी लोग बसे रहो. और जिस गांव में वो गए थे जहाँ बहुत मान सम्मान मिला, जब वहां से वो जाने लगे तो उनको भी आशीर्वाद दिया और उनको कहा उजड़ जाओ. और गुरुजी आगे निकल गए, गुरु नानक जी आगे निकल गए. शिष्य जो थे उनको बड़ा अचंभा हुआ कि जिस गांव में इन्होंने मान सम्मान नहीं मिला, कोई पूछने भी नहीं आया, उसको बताया बसे रहो. और जिस गांव में उनको बहुत कुछ मान सम्मान मिला, लोगों ने बहुत आवभगत की, वहां पर बोला उजड़ जाओ. तो उन्होंने एक साहस करके किसी शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी इसका अर्थ क्या है, आपने दोनों जगह जो आशीर्वाद दिए वो तो एकदम अलग अलग हैं. तो गुरु नानक जी ने एक बात कही कि वो जो पहले वाले लोग थे ना, यदि मैं उनको यह आशीर्वाद देता कि उजड़ जाओ, तो वो जहां जहां जाते वहां वहां अपनी ही स्वभाव फैलाते, यानी कि असज्जनता फैलाते, वो जो नेगेटिवनेस है वो फैलाते. इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो लोग कहीं से यहां से होकर के कहीं और जाएं. मैं चाहता हूं वो वहीं बसे रहें और आबाद रहें. और जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे गांव में लोग थे, वो जब कहीं जाएंगे तो वो सज्जनता फैलाएंगे, एक पॉजिटिवनेस लेके जाएंगे साथ में अपने. तो मैं चाहता हूँ ये लोग यदि उजड़े भी तो इस तरह से उजड़े. उजड़ने का मतलब ये नहीं कि वो बर्बाद हो जाएं, उजड़ने का मतलब है कि वो यहाँ से कहीं और भी जाएं तो ऐसी बातों को फैलाएं. टीम बिल्डिंग में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है.
आप ये मान के मत चलिएगा कभी कि जो आपने टीम बनाई है वो सदैव रहने वाली है। टीम टूटेगी और पक्का टूटेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो टीम आप जिसको बनाने में मेहनत कर रहे हैं वो कभी नहीं टूटेगी, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में हम लोग जो टीम बिल्ड करते हैं ना, आप ये बात बहुत ध्यान से समझिए कि आप आदमियों की या पर्सन्स की या ह्यूमंस की टीम बिल्ड नहीं कर रहे हैं। आप उस मोटो, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका जो गोल सेट है, उसके लिए जो जरूरी है ऐसे स्किल्स वाले लोगों की टीम डेवलप कर रहे हैं। जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो स्किल्स सीखेंगे, आपके साथ में आकर के काम सीखें। और ये तो वॉलंटरी है। मैं तो जहाँ पे लोग सर्विस करते हैं, जहाँ से पैसा कमाते हैं, वहां पे जो टीम बनती है वो भी टूट जाती है। तो ये तो वॉलंटरी काम है। इसलिए टीम बिल्डिंग में टीम टूटेगी ही। टीम बिल्डिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आपका काम चलेगा तब तक टीम बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। बस बात हेलो? इतनी सी है कि हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। अभी आ रही है? जी सर, अभी आ रही। जी, तो टीम बिल्डिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो बनेगी, बिगड़ेगी, बनेगी, बिगड़ेगी। जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता या आप उसके बाद और दूसरा गोल सेट करते हैं और चैलेंजिंग गोल सेट करते हैं, तो हर गोल के लिए जो आप टीम चाहते हैं बनाना, वो बनती बिगड़ती रहेगी हमेशा के लिए। बस आपका काम नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो गुरु नानक देव जी ने कहा, वो जो सज्जन लोग हैं ना, आपको बस इतना जरूरी है, ठीक है सज्जन लोग आएंगे, वो भी कहीं जाएंगे, लेकिन आपकी टीम में कोई दुर्जन लोग ना आ जाएं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जिसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसको हम जबरदस्ती ढो रहे हैं, पाल रहे हैं। ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बोरी में खराब आलू जो होगा ना, वो पूरी बोरी के आलू को खराब कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो आप टीम बना रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे यहाँ पे आके ही सीखेंगे और हमारे ही कंपटीटर बनेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन हम अपना काम तो नहीं रोक सकते। उसके लिए हमको वो टीम बनानी बहुत ज़रूरी है, जिसमें, और ये जो टीम बनाने का काम है ना, ये लीडरशिप स्किल्स वाले में आएगा। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। टीम बनाना कोई भी बना लेगा। मैं कोई काम शुरू करूंगा, मेरे साथ के जैसे लोग मिल ही जाएंगे, ये प्रकृति का नियम है। आपका जो स्वभाव है, उस स्वभाव के लोग आपको अपने आप मिल जाएंगे। एक शराबी को शराबी मिल ही जाता है। ये मैं नेगेटिव उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन सब लोग जानते हैं इस बात को। तो उसको आपको ढूंढना नहीं पड़ता, वो अपने आप आपके पास आ जाएगा, आपका काम देख करके, आपका स्वभाव देख करके। लेकिन आपका टेस्ट क्या है, आपकी जरूरत क्या है, उसके अनुसार आपको टीम बिल्ड करनी है। जब आप अपने दरवाजे बंद कर लेंगे ना कि नहीं, जो मैंने टीम बना लिया उसी से मुझे काम लेना है, तो आप मेरी बात मान के चलिए, आप बहुत लंबा नहीं टिकेंगे। आप फेलियर को इनविटेशन दे रहे हैं उस समय। लेकिन जब अपने दरवाजों को, खिड़की को, अपने माइंड को खुला रखेंगे और सबके लिए ओपन करके रखेंगे, हाँ वहाँ फिल्टर लगा है, आपको किस चीज की जरूरत है वही अंदर आएगा, लेकिन दरवाजे सबके लिए ओपन है, फिल्टर होकर के आएगा वो अंदर। तब आप बहुत लंबे टाइम के लिए सस्टेन कर पाएंगे अपने फील्ड में। और वो जो टीम बनेगी वो लाइफ टाइम एसेट होगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि वो टीम बिखर जाएगी। वो जो फिल्टर होकर के ठोक बजा के, जब कुम्हार होता है ना, वो घड़े को बड़ा ठोक बजाता है, तब वो पक्का करके उसको निकालता है। कच्चे घड़े को थोड़ी बेचने जाता है वो कुम्हार बनने वाली जो स्किल्स है ना, वो लीडरशिप स्किल्स है। तो टीम बिल्डिंग में आपको बहुत ध्यान रखना है इन सब बातों का। हम एक बहुत गलती करते हैं टीम बिल्डिंग में, सर ने अभी डिस्कस भी किया था। वो गलती बहुत सारे लोग करते हैं। हम लोग कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बहुत बड़ी एक थॉट के साथ ग्रुप तो खड़ा कर लेते हैं हम। और मुझे लगता है जो हमारी टीम में लोग सुन रहे हैं ना, उनको इस बात का आभास बहुत अच्छी तरीके से होगा। जिस व्यक्ति ने या जिस ऑनर ने या जिस एक लीडर ने टीम बिल्ड की है, वो ये भूल जाता है कि मेरी टीम के जो लोग हैं ना, यदि वो फ्रेशर आए हैं, वो नए आए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है, यानी कि उस लीडर की जिम्मेदारी है उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करना, उनको उसके लायक बनाना कि वो आपके टीम के मेंबर बन सकें। सारे लोग सब कुछ सीख करके आएंगे जरूरी नहीं है, कभी भी जरूरी नहीं होता है। वो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे सामने जो लोग आए हैं उनकी स्किल्स मैं डेवलप करूं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बटरफ्लाई का। शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी शेयर करता हूं। एक छोटी सी तितली जो अभी जन्म लेने वाली है, एक घर में एक अंडा था, वो तितली का अंडा था। तितली उसमें जो छोटी बच्ची, तितली का बच्चा था, वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था। एक घर के बच्चे ने देखा कि जो उस अंडे में से कुछ एक जीव है, प्राणी है, वो निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। तो उसको दया आई। दया भी कहाँ दिखानी चाहिए, ये भी सीखने को मिलता है हमसे इस उदाहरण से। वो बच्चा गया, उसने उस तितली की हेल्प की और उस तितली को उस अंडे में से निकलने में मदद की।
उसने उस तितली को निकाल दिया। तो उसने देखा था कि वो तितली तो उड़ती है। अब ये तितली जो थी ना, वो अंडे से निकल के जमीन पे गिर गई, उड़ नहीं रही, वो दौड़ के और फड़फड़ा रही थी। तो उसको थोड़ा लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया। वो अपनी माँ के पास गया, उसने माँ को बताया कि माँ ऐसा कुछ हुआ और मैंने उस तितली को बाहर निकाल दिया। माँ आई, उसने देखा, वो समझ गई। उसने बताया वो जो तितली थी ना अंडे के अंदर, वो जीवन में आने के लिए संघर्ष कर रही थी। वो संघर्ष उसको आपने नहीं करने दिया, आपने उसको चम्मच से खिला दिया, चम्मच जो हम बोलते हैं स्पून फीडिंग, हमने वो किया उसके लिए। जब आप स्पून फीडिंग करेंगे किसी के लिए, आप सामने वाले की ताकत बिल्डअप नहीं कर सकते। कल एक सर ने पूछा था, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने बहुत कड़वी बात कह के उनको ये बात, अपनी बात पहुंचाई थी कि कोई अच्छा नौकर नहीं हो सकता तो अच्छा मालिक भी नहीं बन सकता। जब हम सामने वाले को कोई टास्क देना चाहते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी जरूर पहचानें और उसको संघर्ष करने के लिए फील्ड में छोड़ दें। यदि संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ा ना, तो आपके किसी काम का नहीं है वो, और ना ही आप उसके साथ भी अन्याय कर रहे हैं यदि आप उसको सहारा दे रहे हैं बहुत ज्यादा। एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस समझाने, मैं समझने की और समझाने की ही बात कर रहा हूं। एक गुरुकुल में एक गुरुजी थे, तो उन्होंने कहा कि वे पेड़ से जाके लकड़ी तोड़ लाओ, अपने शिष्य से कहा। तो शिष्य ने कहा कि मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, तो तुम चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा पेड़ पे चढ़ना। गुरुजी उस शिष्य को लेकर के गए और बोले ये ऐसा पेड़ है, इस वाले पेड़ पे तुम चढ़ जाओ। तो गुरुजी पेड़ के नीचे खड़े रहे, वो शिष्य गया पेड़ के पास और चढ़ना शुरू किया। गुरुजी ने उसे बताना शुरू किया, भाई देखो यहाँ पांव रखो, अब यहाँ पांव रखो, अरे वहां पे नहीं यहाँ पांव रखो। तो ऐसा समझाते समझाते, उसको डायरेक्शन देते देते उसको ऊंचाई तक ले गए, और जितना कुछ लकड़ी चाहिए थी, फल चाहिए था, पत्ते चाहिए थे, जो चाहिए था उन्होंने ले लिया। अब वो सामान तो उसने नीचे फेंक दिया, जो भी फल थे या पत्ते थे या लकड़ी थी वो तो उसने नीचे फेंक दिया। गुरुजी ने उसे बटोरा, गठरी बांधी और चल पड़े। गुरुजी चल पड़े, शिष्य ऊपर लटका हुआ है अभी भी। तो वो आवाज दे रहा है, गुरुजी रुक ही नहीं रहे हैं, गुरुजी अपने कुटिया की तरफ चले गए वापस। अब वो शिष्य जैसे तैसे पसीने में तर होकर के नीचे उतरा, कभी घबराहट में उतरा पूरा, और भागते भागते गया शिष्य गुरुजी के पास, थोड़ा सा क्रोधित भी था। पहुंचा, अब वो थोड़ा सा नाराज होने लगा, गुरुजी आप तो मुझे अकेला छोड़ करके आ गए, आपने बताया था कि मैं तुम्हें पेड़ पे चढ़ना सिखाऊंगा। तो गुरुजी ने बोला थोड़ा शांत हो जाओ, पानी पी लो। पानी पी लिया, शांत हो गया, बैठाया उसको। गुरुजी ने बोला जब हम चले थे यहाँ से तो मैंने क्या कहा था, मैं पेड़ पर चढ़ना सिखाऊंगा, तो तुम्हें मैंने पेड़ पर चढ़ना सिखाया, तो बोले उतरना भी तो था मुझे। शिष्य ने कहा, बोले यदि मैं तुम्हें उतरना भी सिखा देता तो तुम सीखते क्या अपने आप? वो जो काबिलियत तुम्हें उतरते समय अपने आप सीखी है ना, वो तुमने चढ़ने से ज्यादा सीखा है। आपको वहां स्ट्रगल करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा उसको, बच्चे को क्या करते हैं जब साइकिल चलाना सीखता है तो थोड़ा सा धक्का दे करके थोड़ी दूर तक जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, बच्चा अपने आप चलाना सीख जाता है साइकिल। टीम बिल्डिंग में भी यही बात है, आपको अपने स्टाफ की, अपने टीम की कैपेबिलिटी बिल्डअप करनी ही पड़ेगी, और उसको साथ उतना ही देना है जितना उस बटरफ्लाई को देना था या जितना उस शिष्य को देना था। बस यदि आपने बहुत ज्यादा साथ दिया तो वो निकम्मा बनेगा, नकारा बनेगा, आपके किसी काम का नहीं, और उसके जीवन में भी कुछ काम नहीं आएगा। हमको बहुत कुछ इस तरह से ही सिखाना पड़ता है। कई बार मैंने ये खुद फेस किया है, मैं जानता हूं कि कितनी तकलीफें होती हैं इस सब कामों में, जो स्ट्रगल होता है। जब आपको टीम बिल्डिंग में सबसे ज्यादा क्या होता है, जो आपके लीडर्स हैं या जो आपकी टीम है, उसमें आपको, मान लीजिए उस जगह पर आप हैं, आप अपने आप को रख के सोचिए, आपको बहुत बार उपेक्षाओं का शिकार होना पड़ेगा। आपको लगेगा कि अरे ये लोग तो मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके अंदर कैपेसिटी है, वो सब काम जो दूसरे कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं, आप भी उसके लायक हैं करने के, लेकिन फिर भी सामने वाला आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता। हो सकता है वो जानबूझ के कर रहा हो आपके साथ, या ये भी हो सकता है कि उसने वो कैपेसिटी आपके अंदर देखी ही ना पाई हो, या ये हो सकता है कि आप उसे बता ना पाए हो या जता ना पाए हो कि मेरे अंदर भी एक कैपेसिटी है। उसमें टाइम लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, कई बार हुआ है, मैंने उपेक्षाओं को झेला है, मैंने ऐसा भी झेला है कि मुझे लोग नज़रअंदाज करते रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी बड़ी जगह पे लोग जा रहे हैं और मैं अंदर बंद हूँ, ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है आपको, सीखने के लिए, दूसरे को ये भरोसा दिलाने के लिए कि नहीं मैं भी लायक हूँ, मुझे भी तो यूज़ करो। ये टीम बिल्डिंग की बातें हैं। इसलिए आपको, जो टीम बिल्ड करने वाला व्यक्ति है उसको ये जरूरी है कि वो फिल्टर लगा के रखे अपने पास, लेकिन अपने दरवाजे खुले रखे, जो भी आएगा वो फिल्टर होकर के आएगा, तब आपकी टीम बहुत अच्छी बनेगी और लाइफ टाइम
एसेट के रूप में काम करेगी आपके लिए। हो सकता है वो टीम टूट जाए। मैं एक बात आखिरी में टीम बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ। जब हम जो टीम बनाते हैं उसको बहुत अच्छे मूड से या पॉजिटिव माइंड से बनाते हैं कि हमारे लिए बहुत काम करेगी, लेकिन जब भविष्य में हमको कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होते, मैंने शुरू में कहा भविष्य में हमको पता नहीं है, लेकिन जब कुछ घटनाएं घटती हैं तो वो नेगेटिव रूप ले लेती हैं, और जब टीम टूटती है वो इतनी बुरी तरह टूटती है कि सामने वाला दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता, या उस संस्था का नाम नहीं सुनना चाहता, या दूसरे लोगों से दोबारा मिलना नहीं चाहता। मेरा एक सुझाव है, आप सारे एफर्ट लगाएंगे, यदि तब भी नौबत आए, आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की, आपने बहुत अच्छा वर्ड्स इस्तेमाल किए, अपने बॉडी लैंग्वेज ठीक रखी, आपने कभी भी किसी को नेगेटिव थॉट्स से नहीं देखा या उसको कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे उसके मन को ठेस पहुंचे, आपने अच्छी तरह काम भी लिया, टीम बहुत डेडिकेटेड भी थी, लेकिन फिर भी टीम टूटने के कगार पर आती है, तो मेरा एक सुझाव है, उस टीम को प्लीज बहुत ही पॉजिटिव जाकर के उसको छोड़िए, उसको तोड़ना मत, उसको छोड़ना। एक गाना भी है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ठीक है, अजनबी बन जाएंगे, लेकिन वो कभी ऐसा तो रहे कि सामने से यदि कोई मिल जाए तो हम हाय हेलो और नमस्ते कर सकें। ये रुख हमारा यहाँ हमेशा रहना चाहिए आखिरी तक। अब लीडरशिप स्किल्स की बात कर रहे हैं। ऑल्सो नहीं गुलशन। यस सर, यस सर। हाँ, आई थिंक वो जैसे वो दीपाली ने बताया ना, शायद बीसी मैडम को भी आना है। दीपाली, आई थिंक हमारे पास कितना टाइम है? 5 मिनट सर। हम 5 मिनट और ले सकते हैं और उसके बाद फिर हम सवाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं 5 मिनट में अपना सर, इसके बाद तो कोई टॉपिक नहीं है? नहीं, वी विल फिनिश। यस, ठीक है, मैं 5 से 7 मिनट में भी बात खत्म करता हूँ। मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें वो छुप जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि वो बात हम आखिरी में सीखें। लीडरशिप स्किल की हम बात कर रहे हैं। जो पुराने लोग यदि कुछ जानते होंगे या पुरानी बातों को जो लोग जानते होंगे, उनको एक चीज मालूम होगी, जो पुराने जमाने में कुएं खोदे जाते थे या तालाब बनाए जाते थे, तो कुएं तो बहुत पुराने पुराने होते हैं। मतलब अब आज भी दिल्ली में 700 साल पुराने कुएं हैं। दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बाकी गांवों में तो होंगे ही, लेकिन दिल्ली में भी 700-800 साल पुराने कुएं आज भी हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उनका पानी सड़ा नहीं है आज तक। उस पानी को ना हम टीम मान लेते हैं, उस कुएं को एक टीम मान लेते हैं, और जो उसने उस पानी को सड़ने नहीं दिया वो एक लीडर है। वो लीडर जानते हैं कौन है? वो लीडर है जामुन की लकड़ी। जो जामुन का पेड़ होता है जिसके फल हम जामुन खाते हैं, उस जामुन की लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को कुएं की तलहटी में लगाया जाता है, और वो पानी को कभी सड़ने नहीं देता। जो उसका ऑटो जनरेटेड पानी है, नीचे जमीन से जो पानी आ रहा है, उस पानी में कभी काई नहीं बनने देता। काई मतलब जो फंगस लग जाता है हरा हरा, वो कभी लगने नहीं देता। तो वो जामुन की लकड़ी की विशेषता है। मेरी टीम के अंदर जब यदि मैं लीडर हूं और मेरी टीम के अंदर कोई खराबी आने वाली है, मुझे लगता है कि आ रही है, तो उसको दूर करने का काम मेरा है। मैं लीडर हूं ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक ऐसे उदाहरण देता हूं, आपको हंसी भी आ सकती है। कई बार हम कभी जो काम कर रहे हैं मिलकर के एक साथ, उसमें कभी हार भी मिलती है, कभी हमें परेशानी भी उठानी पड़ती है, कभी निराशा भी मिलती है। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यदि बस चला रहा है, बस में तो बहुत सारे पैसेंजर हैं, लेकिन बस चलाने वाला कौन है? यदि एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदारी किसकी है? वो ड्राइवर की ही मानी जाएगी, क्योंकि बस तो उसके हाथ में है, स्टीयरिंग तो उसके हाथ में है। तो लीडरशिप है और लीडर मैं हूं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। ठीक है, मैंने काम बांटा हुआ है सबको, लेकिन किसी टीम मेंबर से कोई गलती हुई है तो मेरी कमी होनी चाहिए कि मैंने उसको ये पहले नहीं बताया या ऐसा उसके अंदर स्किल डेवलप नहीं कर पाई। यदि किसी लोग बोलते हैं कि नहीं हमारी गलती है, हम बोलते हैं कि नहीं कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं 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 नहीं, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पल्ला झाड़ने वाली बात होती है हमेशा। ये ध्यान, कड़वी बातें हैं, आपको सीखनी पड़ेंगी। यदि आपको उतना बिल्डअप होना है तो आपको उस लेवल, आपको लीडर कहलाना है, आपको ये मानना पड़ेगा गलती मेरी हुई। यदि ऐसा थोड़ी बोलते हैं गलती हमारी है, और मान किसी को पूछने के पत्नी किसकी है, तो पत्नी तो बोलते हैं मेरी है, हमारी पत्नी थोड़ी बोलते हैं कोई, हमारी पत्नी है, मेरी पत्नी बोला जाता है। जब पत्नी आपकी है तो आप कुछ काम कर रहे हैं, वहां लीडर आप हैं, तो गलती आप ही की होगी।
कई बार ये होता है कि एक व्यक्ति है जो बहुत सामर्थ्यवान है, बहुत केपेबल है, उसके अंदर स्किल्स हैं, उसके अंदर सब स्किल्स हैं जो हम चाहते हैं कि एक लीडरशिप में हों। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा सोचते तो हैं कि उनके अंदर स्किल्स हैं, लेकिन वास्तव में जब प्रैक्टिकल जाने जाते हैं तो उनके अंदर वो नजर नहीं आता। यहाँ पर हमें एक चीज चाहिए कि जब हम ईगो सबके अंदर होता है, आपको कोई इससे बाहर नहीं, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन जब हम इस स्थिति को पहचान जाएं कि सामने वाला हमसे ज्यादा केपेबल है, सामर्थ्यवान है, और हम वो नहीं कर पा रहे जो हम चाहते हैं, मेरी एक सलाह मानिए, यदि आप सामर्थ्यवान नहीं है ना, या समर्थ नहीं है, तो आप सामर्थ्यवान का हाथ पकड़ लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि वो जो कुआं है ना जिसमें हमने जामुन की लकड़ी लगा रखी है, यदि उसमें लोहे का कोई चीज रहता है तो जंग लग जाती है उसके अंदर। यदि आप चाहते हैं जंग ना लगे और पानी में आप ना डूबे, तो लकड़ी के साथ बंध जाइए, लकड़ी को पकड़ लीजिए, आपको डूबने नहीं देगी वो लकड़ी। तो लीडरशिप स्किल्स के अंदर आपको सीखना पड़ेगा कि यदि लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर डेवलप करनी है तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, उसकी संगत जरूरी है। और एक आखिरी बात, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सारे नेगेटिव अप्रोच से सामना करना पड़ता है। यदि हम किसी को कोई काम बोलते हैं तो सामने बोलता है सर ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये तो मेरा काम नहीं है। ऐसा होता है कई बार। हाँ ठीक है, आपका काम नहीं है तो इससे आप परेशान नहीं हो। लीडर्स जो लीडर्स हैं वो ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब आपको वो काम खुद करने पड़ते हैं, परेशान नहीं हो, उसके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, उसके लिए दूसरे लोग ढूंढिए। वो थिंक डिफरेंटली जो होता है ना, वो यही होता है। कल मैंने 3 बातें की थी। आपको ऑटो फिल्टर लगाना है, आपको ऑटो सजेशंस देने हैं अपने आप को। जब आपको ऐसे नेगेटिव अप्रोच मिलती हैं आप ऑटो सजेशंस दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं है, दूसरा मिलेगा मुझे। और थर्ड वाला बताया था ऑटो रिमाइंडर, ऑटो अलार्म। ये स्किल्स आपके अंदर डेवलप होनी होंगी, तब आप एक अच्छे लीडर के रूप में जाने जा सकते हैं। आपको खुद काम करना पड़ेगा ताकि दूसरा आपको देख के वही काम उस तरह से सीख पाए और आपकी टीम में शामिल हो पाए। आप तभी उसको टीम में शामिल कर सकते हैं, या फिर तभी उससे काम करा सकते हैं जब आपको काम आता होगा। एक आखिरी बात, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, बहुत लंबी होती है तो बातों को बहुत कुछ कहना पड़ता है। हम वॉलंटियरिज्म की बात कर रहे हैं ना, मैं आखिरी बात कहता हूँ, आप लोगों को शायद समझ में आए कि किस हद तक जाना चाहिए हमको किसी काम को करने के लिए। मेरी उम्र भी बहुत कम है, मैं बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ, लेकिन जो अनुभव मुझे आए हैं मैं उस आधार पर कह रहा हूँ। हमारी जो उम्र होती है 15 के बाद, 15 के बाद का मतलब है 10वीं या 11वीं या 12वीं क्लास जो हम आज बोलते हैं, लेकिन 15 की जो उम्र है उसके बाद, हेलो हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। सर। हाँ, बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, लास्ट बात मैं कह रहा हूँ। जी सर। हमारी जो उम्र है 15 के बाद और अधिकतम 25 साल, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, यानी इंडियन जो खास करके नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो नॉर्थ इंडिया है या फिर साउथ इंडिया है, यहाँ पर 25 की उम्र के बाद परिवार सोचता है कि शादी कर दी जाए बच्चों की। ये जो उम्र है 24-25 साल, 22 साल के तक की उम्र, 15 से लेकर 22 साल, तो ये 7, 8, 10 साल है ना हमारे, ये हमें सीखने के लिए लगाने चाहिए। और वॉलंटियरिज्म से ज़्यादा अच्छा फील्ड सीखने के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, आप कहीं मैकेनिक गिरी में जाना चाहते हैं या किसी ऐसे स्किल्स वाले काम में जाना चाहते हैं जो आप सीखें और उससे तुरंत अर्निंग करने लगें, उसमें केवल आपको प्रोफेशनल स्किल आएगी जिसको आप लाइफ टाइम अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन जो बाकी सोशल स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, पर्सनल स्किल्स हैं, ये सब सीखने के लिए आपको समाज के बीच में जाना पड़ता है। आपको वो सब काम करने पड़ते हैं जो जिससे समाज कतराता है। लेकिन कब तक करना? वॉलंटियरिज्म का मतलब जो लोग समझते हैं वो ये है, और होता भी यही है, कि भाई हमारी जो स्किल्स हैं या हमारा जो समय है वो हम फ्री में किसी को देंगे ताकि सामने वाला हमसे कुछ काम करवा सके और हम कुछ सीख सके। यही मतलब होता है वॉलंटियरिज्म का। मैंने भी अपने 10 साल इसी तरह लगाए हैं, 25-26 साल की उम्र तक, 27 साल की उम्र तक बल्कि मैंने इसी तरह काम किया है। वॉलंटियरिज्म 10-12 साल लगभग मैंने इसमें लगाए हैं। आखिरी में मुझे एक अफसोस था कि मैं कितना समय इसमें लगाता रहूँगा, और जब मैं
इस उम्र में आया कि अब मुझे परिवार में कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, कुछ फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए, या अब ये शादी की बात होने लगी। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें मैं कह रहा हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मेरे पास में इतना आर्थिक कुछ संपत्ति नहीं थी, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं था जो मैं खर्च कर सकूं अपने लिए। यदि मुझे कहीं नौकरी ढूंढने भी जाना है ना, तो मैं कहीं टिकट खरीद के अपने पास से जा सकूं, उसके लिए भी मुझे 27-28 साल की उम्र में पेरेंट्स से मांगना पड़ता था। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको उससे बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि वॉलंटियरिज्म हमें कब तक करना चाहिए। ये एग्जांपल मैंने ये जो टेस्ट है मैंने करके नहीं देखा है, एक्सपेरिमेंट मैंने करके नहीं देखा है, ये मैंने सीखा है कहीं से पढ़ा है, लेकिन बहुत ही वायलेंट एक्सपेरिमेंट था। आपको लगेगा कि ये करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी सीखने योग्य है उससे। आजकल बारिश का मौसम है, मेंढक बहुत होते हैं। मेंढक की एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने को ना बहुत पेशेंटली रोक के रखता है। तो किसी ने टेस्ट किया, किसी एक मेंढक को उसने एक पानी में रखा, उस पानी को उसने गैस के ऊपर रख दिया। मेंढक पानी में है, पानी वाला जो बर्तन है वो गैस के ऊपर है, धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है। वो जो मेंढक है ना, वो मेंढक अपनी जिस तरह पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो मेंढक भी धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाता जा रहा है सहने की। वॉलंटियरिज्म फील्ड में आपको डिस्क्रिमिनेशन बहुत मिलेगा। आप ये नहीं सोचिए कि सब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे या काम लेंगे तो मुझे खुश होगा, मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लग सकती है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हाथ लग सकती है, आपको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा सकता है, आपको कुछ भी हाथ नहीं लग सकता, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सहने की क्षमता बढ़ाते जाएं, नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी फील्ड चेंज करनी है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एग्जांपल से। वो जो मेंढक है ना, जो पानी के अंदर है और पानी गैस के ऊपर है, वो धीरे धीरे पानी गर्म होता है, मेंढक अपनी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाने लगता है कि जब तक मैं ये गर्म होगा ना, मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ा लूंगा। मेंढक इसी सोच में रहता है कि वो पानी गर्म हो रहा है, वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाता है, कैपेसिटी बढ़ाता है। लेकिन हर एक चीज का ना एक हद होती है, एक लेवल होता है जहां तक वो जा सकता है। जब पानी एकदम 100 सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है ना, जब उसमें बुलबुले आने लगते हैं पानी के अंदर, तब मेंढक हार मान जाता है कि बस अब नहीं जी सकता मैं, अब नहीं इससे लड़ सकता। और जब वो सोचता है कि मैं यहां से बाहर निकलूं, तब तक वो मर जाता है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत ही नहीं बचती कि वो वहां से बाहर निकल पाए। आपको सीखना पड़ेगा व्हेन टू जंप। आपको सीखना पड़ेगा कि कब मुझे यहाँ से जंप मार के बाहर निकल जाना है, आपको मालूम करना पड़ेगा कि यहाँ मेरे लिए जगह नहीं है, या ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, या आपको समझ में आना चाहिए। यदि आप फंस गए हैं कहीं पर, आप तुरंत जंप करिए, आप तुरंत निकलिए और दूसरी दिशा ढूंढिए जाने के लिए, जहाँ पे आपको खोजा जा सकता है, जहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, जहाँ पे आपकी स्किल्स की यूज हो सकती है, या फिर जहाँ पे आप जाके कुछ सीख सकते हैं। वो जो 15 साल से लेकर के 25 साल तक की उम्र है ना आपकी, वो आपके लिए गोल्डन एज है सीखने वाली। जो उस समय आप सीख जाएंगे वो लाइफ टाइम रहेगा। मैं जानता हूँ 22 साल तक की उम्र के जो लड़के जो नेगेटिव सीखे या पॉजिटिव सीखे, वो लाइफ टाइम साथ चलता है उनके साथ में। इसीलिए वो मेंढक नहीं बनना है हमको, गर्म पानी वाला मेंढक नहीं बनना है हमें सीखना है कि हमें कब वहां से कूद करके बाहर निकल जाना है। वॉलंटियरिज्म भी ऐसी फील्ड है, हाँ हम लाइफ टाइम वॉलंटियर हैं, लेकिन कई बार वो सेकेंडरी हो जाना चाहिए, एक लेवल के बाद वो सेकेंडरी हो जाना चाहिए लाइफ टाइम वॉलंटियरिज्म। सीखना, आपने सीख लिया, बहुत कुछ सीखा, अच्छी बात है। आप जब अपने लाइफ में एंटर करेंगे, अपनी फैमिली लाइफ में एंटर करेंगे, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करेंगे, तो वॉलंटियरिज्म साथ साथ चलना चाहिए। जब आपको अवसर मिला तब आपने कर दिया, इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है जाने में आने में, या फिर अपनी मनी खर्च नहीं करनी है जाने आने में या उस काम को करने में। आपकी स्किल्स से, आपकी सर्विस से उस काम को कर लेना है पूरा। ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ में, आपको भी सिखाने की या बताने की कोशिश की है कि हमको किस हद तक जाना चाहिए किसी काम को करने के लिए। हमको मेंढक नहीं बनना है। मेरी बात यहाँ पूरी होती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दीपाली जी से कि यदि कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज वो शेयर करें। जी सर। मैं डॉक्टर वेदा व्यास जी का और आपका गुलशन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आज आपने बहुत ही इतना इंटरेस्टिंग सेशन आपने बना दिया, और जो एग्जाम्पल्स आपने दिए वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ में बहुत रेलेवेंट है। अगर हमें वॉलंटियरिज्म के अंदर जाना है
जाना है या नहीं जाना है, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है। और जो आपने रिलीजियस लीडर्स दाई साकू इकेदा और जो गुरु नानक जी के एग्जाम्पल्स दिए, वो बहुत ही अच्छे थे सर। और कुछ सवाल हैं जो हमारे पास हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भेजे हैं। मैं उन सवालों को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। पहला सवाल है रितु राणा जी का। वो ये पूछना चाहती हैं कि जब कम्युनिकेशन क्लाइंट और सोशल वर्कर का बहुत अच्छा होता है, एज अ वॉलंटियर भी बहुत अच्छा होता है, तो उसको लगता है कि उसकी हेल्प ऐसे हो सकती है, बट फिर भी उस पर्सन का कोऑपरेशन वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें किस तरीके से उनके साथ काम करना चाहिए? यस दीपाली जी। जी सर। हाँ हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली जब हम वॉलंटियर करने जाते हैं या किसी ग्रुप के साथ काम करते हैं, तो ये एक मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ये निकल के आता है कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, हम तो पूरा कमिटमेंट के साथ जा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं जो काम इश्यूज हैं, मगर दूसरा व्यक्ति जो है वो उतना प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या कर रही है। तो ये तो जनरल एक प्रॉब्लम निकल के आता है। मगर इसमें जो है हमको विचलित नहीं होना पड़ेगा भी। कल जो हमने बात किया परसिवरेंस, अगर हमको लगता है कि वहां पे जरूरी है काम करना एंड वी फील कि वी कैन मेक अ डिफरेंस, तो वी हैव टू यूज आवर स्ट्रेटेजीज ऑफ कम्युनिकेशन ऑन हाउ टू कन्विंस कि दूसरे जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, जिसमें उनको कन्विंस करने की कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम वो हमारे साथ काम करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो कल मैंने आपको शेयर किया कि गांधी स्मृति 2010 तक काफी नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली असम में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में ये शिशु पंचायत चलाते थे और वो पूरा ग्रासरूट लेवल में था। तो ऐसे कई ग्रुप गांव में जो है पहले बहुत ज्यादा जो उनके पेरेंट्स थे और उनके जो टीचर्स थे बहुत ज्यादा वो उनको लगता था कि ये सब टाइम वेस्ट का है और ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, ये शिशु पंचायत बनाने से। तो वो हम जैसे कन्विंस करने की कोशिश करते थे, बोलने की कोशिश करते थे, तो कई जगह बड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स आता था। मगर बेसिकली इट इज द इंजेन्युइटी ऑफ यू एज अ कम्युनिकेटर कि कितना सुंदर तरीके से, कितना अच्छी तरीके से आप अपना मैन्यूवर करें और आपका जो पक्ष है वो कितना वेट हो जिससे कि दूसरा व्यक्ति कन्विंस हो। तो इसमें इनफैक्ट कई गांव में मेरे को लगता याद है कि एक लुइट शिशु पंचायत थे, एक लुइट डिब्रूगढ़ में एक स्कूल था लड़कियों का, वहां पे तो पहले तो बिल्कुल ही मना कर दिया था उन स्कूल अथॉरिटीज ने, नहीं कर सकते। मगर धीरे धीरे जब उनको लगा, छोटा छोटा एक कंपटीशन वगैरह किया कि हम लोग जेन्युइन हैं और हम लोग जो मैंने कल बोला जेन्युइननेस एंड ट्रस्टवर्दी, हमने ट्रस्ट जीता उन स्कूल अथॉरिटीज का। उसके बाद वो जो है स्कूल बहुत अच्छा काम करने लगा। तो किस तरह से हम अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करेंगे, अगर हम उसको जेन्युइन, हमारा अप्रोच जेन्युइन है, हमारा कॉज जेन्युइन है, तो आई एम श्योर वी विल बी एबल टू हैंडल इट। हो सकता है कई बार इसमें ये 100% फॉर्मूला तो है नहीं, कई बार बिल्कुल ही फेल, हम भी कई बार टोटली कई गांव में टोटल फेल थे। तो उससे हम ये नहीं है कि हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे, ठीक है फेल हो गया तो ठीक है, हमको उस प्रोसेस से भी सीखना चाहिए कि क्यों फेल हुए और हम दूसरे ग्रुप के साथ फिर कैसे काम करें जिससे कि वो फेलियर जो है वो रिपीट ना हो। थैंक यू सर। बिल्कुल आपने ठीक बोला कि जो हार्ड वर्क है और कमिटमेंट है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने किसी काम को करने की ठानी है तो आपको उसमें पूरा अपना 100% देना पड़ेगा। और कभी भी ये उम्मीद नहीं रखिएगा कि सभी काम आपके अकॉर्डिंगली हो। तो कमिटमेंट और हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस इज द मेन important component which you have to nurture in yourself। तो दूसरा जो सवाल है वो असल में एक सवाल नहीं है, लेकिन गुलशन सर जब अपने विचार रख रहे थे तो जब आपने ये बोला था कि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ कि लोग मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करते थे,
तो एक नीलू कश्यप हैं, उन्होंने बोला कि सर आपके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई इग्नोर कर। तो ये कला आपने कैसे सीखी, और इस पे आप अपने विचार रखिए। कोई भी पूरा नहीं होता अपने आप में। मैं एक एग्जांपल छोटा सा शेयर करता हूँ, फिर से वही मेरी लाइफ से है। आपको मैं एक बहुत ही ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन बना के दे रहा हूँ जहाँ पर आप सोचने को मजबूर होंगे कि आप क्या करना चाहिए। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। जी। मैं अपने एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, बस आप अपने को उस जगह रख के सोचिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं मणिपुर में था और मैंने कल जो शेयर किया था कि मुझे हमको गुवाहाटी में एक बहुत बड़ा कुछ काम करना था, उसके लिए हम मणिपुर में और हर जगह हर स्टेट में काम कर रहे थे। तो मेरा जो हेडक्वार्टर था, वो मेरी जो जगह थी, वो मणिपुर स्टेट था। मैं मणिपुर में काम कर रहा था। मैं हर मणिपुर में 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा करके मैं लोगों से मिलता था और वो मेरे लिए बिल्कुल नया है। आप और मेरी उम्र कितनी थी? 18 साल या 18.5 साल में मेरी उम्र थी। 2010 अप्रैल में मैं वहाँ गया था और हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के मैं लोगों से मिलता था। मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। वहाँ मणिपुर के लोग हिंदी बहुत कम बोल पाते हैं। अब अच्छी बोल पाते हैं क्योंकि टीवी वहाँ पहुँचा है अच्छे से, तो वो हिंदी सीरियल्स देखते हैं, हिंदी फिल्में देखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम बोल पाते थे। जब मैं वहाँ गया तो मैं लोगों से जब संपर्क किया तो मैंने लोगों को, या खास करके कॉलेज और स्कूल्स में टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि आपके स्कूल्स में जो म्यूजिक क्लब या कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, उनमें हम लोग कुछ करना चाहते हैं जुड़ करके। मैंने पूरी तैयारी की। 9 में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स, जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर हमारा काम शुरू हुआ और लगभग बहुत सारे कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट का कम से कम जो एक मेन कॉलेज होता था डिस्ट्रिक्ट का, गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें तो हम एंटर थे ही। इसके अलावा कई स्कूल्स में हम लोग थे और काम करना शुरू किया। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने जाकर के कॉम्पिटिशन्स करवाए, फिर वहां से सिलेक्शन किया। तो 30 बच्चियां, लड़कियां हम लोगों ने सिलेक्ट की। हम लोगों ने मतलब जो गुरुजी थे, मणिपुर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, हमारा जो जुडिशरी पैनल था, उन्होंने सिलेक्ट किया। हमने 30 बच्चे अलग अलग जगहों से सिलेक्ट किए और हमने कोशिश की कि उनको एक जगह पे ला करके, एक कोरियोग्राफर जो प्रोफेसर है उनको रख करके, वो उनको सिखाएंगे एक जगह पर रखकर 7 दिनों तक, और उसके बाद हम लोग गुवाहाटी जाकर के परफॉर्म करके आएंगे। ये मैंने कोशिश की। लड़कियों की जो उम्र थी वो थी 8 साल से 15 साल। वो बहुत छोटी बच्चियां थी, बहुत बड़ी बच्चियां नहीं थी। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक मुझे वो वर्कशॉप लगानी थी मणिपुर में, इम्फाल में। 30 अक्टूबर को क्या हुआ, मणिपुर बंद हो गया। मणिपुर बंद का मतलब, आप जैसे लॉकडाउन देखा है ना अभी हम लोगों ने यहाँ पर पूरे इंडिया में, इससे भी ज्यादा बंद का मतलब वहां पे होता है। यदि वहां पंछी भी नहीं निकल सकता बिना इजाजत के, इतना मतलब सड़कें सुनसान। पेट्रोल की जो कीमत थी वो 350 रुपए लीटर और उसमें कैरोसिन ऑयल मिला हुआ। सिलेंडर की जो कीमत थी वो 1350 रुपए पर सिलेंडर, 1350 पर सिलेंडर। तो इतनी महंगाई थी और मुझे क्या करना था, 30 बच्चियों को इम्फाल ला करके सिखाना था 7 दिनों तक रख करके। वो सब धरा, और अगले ही दिन था वो, 1 तारीख से शुरू होना था। ये सब हो गया। जो हमने गोल सेट किया था ना, वो मुझे पूरा होता दिख नहीं रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको भाषा नहीं आती, आपका घर 3000 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से मणिपुर, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं अपने लोगों के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि मणिपुर बंद है। मेरे पास खुद जुटाना है, मुझे अपना खाना पीना भी खुद जुटाना है क्योंकि मेरे को कोई इनकम सैलरी नहीं देता है वहां पर। जहां पर मेरा ऑफिस है वहीं पर मुझे जाके खाना होता है या फिर मुझे खुद जुटाना होता है। ये जो परिस्थितियां है ना जहां पर हम लोग हैं, वहां पर आपको खुद ही दूसरे रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे कि ये काम जो मैंने सेट किया वो करूं कैसे, जब इतनी बाधाएं आ रही हैं। तो मैंने साइकिल ली और मैं हर डिस्ट्रिक्ट में गया, मतलब जहां जहां के बच्चे थे जिन जो सिलेक्ट होकर के आए थे, उनके पेरेंट्स से मिला और उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया कि ठीक है मणिपुर बंद है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, खाने पीने का जुगाड़ मेरे पास नहीं है, पैसा भी नहीं है मेरे पास, तब भी मैं ये करूंगा, मुझे करना ही है क्योंकि इसके यदि नहीं किया अभी तो अगले महीने तो हमारा प्रोग्राम है गुवाहाटी में, हम कैसे करेंगे। मैं वो करने गया। सभी पेरेंट्स ने मतलब कहीं ना कहीं से कन्विंस होकर के मुझे परमिशन दी कि हाँ ठीक है हम बच्चों को ले जाएंगे और छोड़ जाएंगे, ऐसा करेंगे। मैं हाँ वहाँ पे भी मैं राजी हुआ कि ठीक है हम ऐसा करेंगे। आपको बस मैं एक घटना बता रहा हूँ इसमें।
मैं अपने ऑफिस में बैठा था एक दिन, उस बीच में एक बच्ची के पेरेंट्स उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए। वो आए और उनके पिताजी आए थे मिलने के लिए, और उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया। जितनी तरह की नेगेटिव बातें हो सकती थी ना उस समय, वो सब उन्होंने मुझे कही हैं। जितनी तरह की खराब बातें हो सकती थी ना, मतलब तुम तो मणिपुरी भी नहीं हो, तुम्हारा तो फेस भी हमसे नहीं मिलता है, या तुमको तो हमारी लैंग्वेज भी नहीं आती है, कैसे करोगे, ऐसा बहुत कुछ उन्होंने कहा। यहाँ तक कि कहा, मतलब और भी बोला, यदि तुम लगाना ही चाहते हो तो ऐसा करो, पेरेंट्स को रखने की भी जगह दो, पेरेंट्स भी आकर के रहेंगे। एक तो पहले से हमारे पास पैसा नहीं था और बंदोबस्त नहीं थे, तो हम उनको रहने की बंदोबस्त कैसे करता। बहुत कुछ कहा, आधे घंटे तक वो मुझे बोलते रहे। मैं पहले से, आप ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं थी, आप उस स्थिति में जब जाके देखेंगे ना, आपको जब आपके खुद के खाने का बंदोबस्त नहीं है कहीं, वहां 30 लोगों के खाने का बंदोबस्त करना और सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम होता है। वहां मेरे पास कोई टीम ऐसी नहीं थी कि तुरंत आके मुझे सपोर्ट करते हैं। वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है सब लोग जो टीम मेंबर हैं अभी। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो व्यक्ति आकर के मुझे सुना रहा है ना और नेगेटिव बातें बोल रहा है जो मेरे काम की नहीं है बिल्कुल भी, और उस समय जब मुझे बहुत जरूरत है किसी सपोर्ट की, मैं बहुत देर तक सुना उस व्यक्ति को, और मैं हाँ हूँ, यस सर, हाँ सर, नमस्ते, ऐसा मैं बहुत पॉजिटिवली उनको रिस्पॉन्ड करता रहा। उन व्यक्ति ने ना आखिरी में एक बात बोली। वो बात जो उन्होंने बोली ना, वास्तव में वही आपका कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। जब उन्होंने मुझे आधे घंटे तक सुना लिया, तो उन्होंने आखिरी में बहुत जोर से बोली वो बात, और इतनी जल्दी बोली कि मैं हंस पड़ा बाद में। उन्होंने बोली कि आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? ये बोल करके वो अचानक रुक गए। मैं अचानक बोला, अरे ये क्या बोल रहा है इन्होंने क्या बोल दिया। बात ये है कि जब आप जो आपका कैरेक्टर आपने बिल्ड किया है ना, या फिर आप खुद बिल्ड नहीं कर सकते अपना कैरेक्टर, वो बिल्ड अपने आप होता है। जैसा आपकी हैबिट्स होंगी, जैसे आपकी वर्ड्स होंगे, जैसे आपकी स्किल्स होंगी, उस तरीके से ही बिल्ड होता है आपका कैरेक्टर। और आप खुद बिल्ड नहीं करते, सोसाइटी बिल्ड करती है आपका कैरेक्टर। तो जब उन्होंने ये बोला कि आपको गुस्सा नहीं आता है क्या, गुस्सा तो किसको, गुस्सा तो मुझे भी आता है, सबको आता है, लेकिन उस समय गुस्सा तो था ही नहीं, उसमें तो कुछ और था कि मुझे कहीं से कुछ ऐसा, मैंने कहा ना, लकड़ी को पकड़ लो, सामर्थ्यवान को पकड़ लो तो आप समर्थ बन जाओगे। तो मैं उस समय केवल लकड़ी ढूंढ रहा था कि कोई मुझे लकड़ी मिल जाए जो मुझे डूबने ना दे। ऐसे लोग मिले मुझे वहां पर। एक गुरुद्वारा मिला जिसने मुझे रहने खाने का बंदोबस्त कराया, एक मारवाड़ी धर्मशाला मिली जिसने मुझे रहने का बंदोबस्त कराया, मणिपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मिले जो बच्चों को रोज सिखाने आते थे। ये सब फ्री में हुआ। जिस बहन ने मुझे कहा था कि थप्पड़ मारूंगी मणिपुर में, जब मैंने उससे डिस्कस किया था 1 साल पहले कि ये सब काम मुझे करना है और बिना पैसे के हूं मैं, तब उसने बोला था मैं थप्पड़ मारूंगी तेरे को, ऐसे काम कैसे कर देगा। वो उस दिन जाकर के रोई थी मेरे सामने। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि चीजें ना जुट जाती हैं अपने आप, बस आपको डटे रहना पड़ता है, आपको अपने गोल के लिए रहना पड़ता है। एक बार मैं भाग भी आया था वहां से, वापस दिल्ली भाग आया था मैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। लेकिन यदि आपका गोल को आपको उससे प्यार है ना, आप अपने गोल से, अपने अपने ऑब्जेक्टिव से, आपके एम से, तो आपको वापस खींच के ले जाएगा वो और सारे बंदोबस्त कराएगा। थैंक यू सो मच सर। जब हम अपने खुद के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन जाता है। और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके और वेदाव्यास सर के, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हैं सर। थैंक यू सो मच सर। और एक जो सवाल जो सभी से आ रहा है वो ये है कि हम कैसे गांधी स्मृति दर्शन समिति के साथ हम कैसे जुड़ के काम कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा उसके बारे में आप बता दीजिए, और जो कोर्स आपने यहाँ पे शेयर किया है उसके बारे में आप प्लीज़ बता दीजिए। ओके ओके, थैंक यू दीपाली। इनफैक्ट आप लोग जो है ऑलरेडी जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है ऑलरेडी ये प्रोग्राम करके आप लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम लोग आगे भी, मेरे को पूरा यकीन है कि आपके साथ काम करेंगे और जी बिल्कुल। आपके सभी डिपार्टमेंट्स के साथ लगातार काम करते रहेंगे, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग इनोवेटिव आइडियाज। एक जो हमने शुरू किया है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, आपके अगर यहाँ पे बीएड कोर्स है उनके लिए भी है, हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द क्लासरूम। तो ये 2 दिन का हमारा वर्कशॉप होता है और उसमें हम जो है क्लासरूम में कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें उसका प्रॉपर हम ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एक तो वो है। फिर ये जो कोर्स के बारे में बताया गया कि किस तरह से हम हैंडल करें
डिफरेंट सिचुएशंस यूजिंग नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, उसका कोर्स ऑलरेडी हमने दे दिया, का लिंक दे दिया है। और हमारे साथी जो है कुलीग प्रेरणा जी को हमने रिक्वेस्ट भी किया है कि आपको कोर्स मटेरियल मेल करें दीपाली जी को, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम अपने निजी जिंदगी में उसको यूज करके जब हम कम्युनिटी में जाते हैं और डायलॉग प्रोसेस को इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं या एंगेज करते हैं, तो हाउ इट इज वेरी वेरी यूजफुल। तो बस आपका सर जो ये है, जो कोर्स, सर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, ये जो कोर्स मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, क्या पार्टिसिपेंट्स अगर आपकी वेबसाइट में लॉग इन करें तो क्या वो एक्सेस कर पाएंगे इस कोर्स हाँ मटेरियल हाँ को? बिल्कुल, वो लॉग इन नहीं, सीधा जाना पड़ेगा और जी। वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। और मैं प्रेरणा जी ने सर मैं ऑलरेडी, एक बात बोलना चाहता हूँ सर, हाँ हाँ अगर किसी को कोर्स ढूंढने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ पर उसका जो चैट बॉक्स में उसमें उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है हमारा जो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो हमारा जो ट्विटर अकाउंट है GSDS न्यू दिल्ली, आप लिख लीजिए सभी लोग, आप उसको फॉलो कीजिए, GSDS न्यू दिल्ली ट्विटर अकाउंट। और फेसबुक अकाउंट भी हमारा सेम नाम से ही है, GSDS न्यू दिल्ली से, Facebook/GSDS न्यू दिल्ली। और मैं अभी आपके साथ चैट बॉक्स में आपको कोर्स का जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। थैंक यू हाँ सर, हाँ, सॉरी प्लस सर वेबसाइट, हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, और वेबसाइट में भी, और प्रेरणा जी आपको ईमेल भी कर देंगे बोथ इंग्लिश और हिंदी में, तो वो तो है। और प्लस जो है आप लोग कोई हमारे साथ कोई स्टूडेंट्स जो है, इंटर्नशिप भी हमारा कई वर्चुअल इंटर्नशिप जो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं हमारे साथ, तो जी वो सर। भी सर हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं, ना ही केवल सोशल वर्क के, लेकिन बहुत सारे डेफिनेटली स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम ज़रूर उनको आपसे कनेक्ट करवाएंगे। बिल्कुल। जो टीचर्स इंचार्ज हैं दीपाली, इफ यू कैन शेयर माय नंबर, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। और जी सर, डेफिनेटली। हाँ हाँ डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स, अलग अलग टाइप के इश्यूज में काम कर सकते हैं, नॉट अ इशू, वी आर ऑल देयर टू वर्क विथ यू। तो ये है। अभी मैडम आएंगी क्या, बीसी मैडम? सर वीसी मैडम अभी तो नहीं जुड़ पाई हैं हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ हमारे डीन प्रोफेसर विजय नेहरा जी जुड़े हैं। और मैं प्रोफेसर विजय नेहरा जी जो हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी हैं, और उन्होंने अपनी स्टूडेंट वेलफेयर डीन की कैपेसिटी में, उस लीडरशिप में काफ़ी प्रोग्राम्स हमारी यूनिवर्सिटी में वो टाइम टू टाइम करवाते रहे हैं। और ये उन्हीं का ही कोऑपरेशन की वजह से हम ये इस वर्कशॉप को कर पाए हैं। और सर ने अपनी टेन्योर में काफ़ी अलग अलग कैपेसिटीज़ में काम किया है। वैसे तो वो फैकल्टी हैं इंजीनियरिंग के, और लेकिन वो सोशली कनेक्टेड रहते हैं सभी से, और इसीलिए वो एक डीन स्टूडेंट वेलफेयर की पोजीशन को बखूबी निभाते रहे हैं। और मैं सर को आमंत्रित करूंगी कि सर आप आएं और अपने जो विचार हैं वो इस वर्कशॉप को लेके रखिए। सर वी आर ईगरली वेटिंग टू लिसन टू यू। प्रोफेसर विजय नेहरा जी, सर आप हैं यहाँ पे? सर प्रोफेसर विजय नेहरा सर, सर नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर सर यस सर, यू आर ऑडिबल, ओवर टू यू सर। Respected Sri Dipankar Sri Gyanji, Director Gandhi Smriti and Darshan Smriti, Ministry of Culture. Respected Dr. V.R. Kunduji, Program Officer. Respected Sri Gulshan Gupta ji, Dr. Sipali Nagpal, Dr. Dipali Nagpal, and Dr. Varuna Bhaiya, and dear participants. First of all, as Director Dipankar, सर सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, आप अपना ना वीडियो ऑफ करके ऑडियो को थोड़ा और पास ले आए, क्योंकि उससे आप ऑडिबल। ओके मैम, ओके।
Sri Dipankar Sri Gyanji addressed our participants with his beautiful and thought-provoking insight on volunteerism and highlighted the volunteerism traits which are inherently transferred to us. He also opinion that volunteerism would be more beneficial to our society. Dr. Vedvyas Kunduji explained volunteerism with intrinsic motivation and empathy. It is more essential for effective volunteerism. He differentiated between unconscious aspect of volunteering and conscious aspect of volunteering. After it, in this 2 days workshop, Gulshan Gupta ji explained and give a beautiful example of Radio Udan. And in fact, I am listening how he is giving examples on this मेंढक का जो एग्जाम्पल दे रहे थे और जो दे रहे थे जिनसे लगा ठीक है. In this 2 days workshop, both the resource persons, I strongly believe both the resource persons were instrumental in inculcating skills for effective volunteering with experience and examples. They have quoted numerous examples for this effective learning. We are grateful to Director Sri Dipankar Sri Gyanji for taking such wonderful initiative in this COVID era. I congratulate both the speakers and especially the director for taking this initiative. And I feel fortunate that BPSMB took this initiative to collaborate with Gandhi Smriti and Darshan Smriti for this workshop, and hope to have meaningful collaboration in future with Gandhi Smriti and Darshan Smriti. I also want to take this opportunity to thank the entire team of Gandhi Smriti and Darshan Smriti on behalf of Honorable Vice Chancellor, who due to some investible reason could not join today as expected. She was extremely keen and was highly appreciable of the effort and the thought we all have put in this. Thank you so much, sir. Once again, I congratulate this entire team and Dr. Dipali Mathur and the whole DSW office and Gandhi Smriti for collaborating and conducting this workshop. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Over to you. Dipali. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Dr. Varuna Dhaya for proposing vote of thanks to the whole team. Professor Dr. Varuna Dhaya, ma'am. Thank you, Dipali ma'am, for giving me this opportunity to thank all the distinguished participants and the speaker. Good afternoon, one and all. These people stand united under one goal: to support people in this difficult time. They represent one group, one nation, one community, and they are volunteers. They come of their own will, women and men, and representing all nationalities and ages. These volunteers are the first responders to the crisis. Inspired, they are passionate, and they are committed. These are volunteers. On behalf of the organizing team and as Assistant Dean Student Welfare, Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya, it's my proud privilege to propose vote of thanks on this August occasion. As we are proceeding towards the completion of this e-workshop on skill development for effective volunteering, we feel very fortunate to experience the presence of distinguished speakers from Gandhi Smriti and Darshan Smriti, Dr. Dipankar Sri Gyanji, Dr. Vedvyas Kunduji, and Dr. Gulshan Gupta ji, who augmented us by sharing their treasured opinions and views on a very imperative area of contemplation, research and importance. डॉक्टर वेदाव्यास कुंडू जी का मैं और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी to make us understand the communication and its barriers. We can reach to the maximum people only when while we are communicating, we have to overcome all those barriers. So Gulshan Gupta sir ji, you have inspired us, all of us, for giving relevant examples
with so much ease that reach to our hearts. We surely try to develop these positive thoughts in us. Thank you so much, sir. Our words may not be capable of communicating our sense of indebtedness to our Honorable Vice Chancellor, Professor Sushma Yadav ji, the chief patron of this auspicious occasion. Her vision, interest, and hard work have once again forced us to rethink on certain issues which is prevailing during this time. I wish to thank her for unconditional support. Wherever we stand today is a combination of all her endeavors and efforts. Dear ma'am, your aura is always encouraging and we all want to give our best. The BPS MB University is ever obliged for your visionary decision to initiate this academic enterprise. We remain very much obliged to you, ma'am. I keep it record our indebtedness to Professor Vijay Nehra ji, Dean Student Welfare and Director of the program for his untiring efforts. He is the one who pulls his sleeves and is always ready to be, he is very cooperative. He worked day and night to make this event a success. He is a guiding force for his team members. Thank you, sir, for all your strength and support. We express our gratefulness to our Dr. Shefali ji, Director, HRDC, Associate Dean, Student Welfare, and Co-Director of this auspicious occasion. She is exceptionally helpful and very supportive. I wish to thank her for her assistance and acknowledge the support rendered. I keep in record our indebtedness to you, dear ma'am. My, sincere thanks to the Assistant Dean Student Welfare and Convener of the Organizing Committee of this event, Dr. Dipali Mathur, and your moderator for having great organization skills, commitment, endurance, and being exceptionally helpful. Her sincerity and her zeal is the acting force for making this. Sincerely thanks to Dr. Ravi ji, Head Language Lab, Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya, and the convener of the PRO team of BPS MB for always rendering his help and giving every event of our university a good coverage. I am grateful for all your sincere efforts, sir. My sincere thanks to Mr. Pankaj ji and Ms. Prerna ji from Gandhi Smriti and Darshan Smriti for all their technical help, for their sincere insistence, and for contributing to the completion and success of the event. In this era of webinars, e-workshop, I can say, we cannot imagine to conduct such programs without technical support. These people, with all patience and ease, have rendered their help. I'm grateful to our renowned, extremely engaged and informative participants all across India, without whom an event cannot be successful. Thank you all for your patience. Finally, I solicit your continued support and encouragement to march forward in our quest for knowledge always. Now, in the end, I just wanted to conclude my thought by quoting Swami Vivekananda, which is very apt for this e-workshop. Ask nothing, want nothing in return. Give what you have to give. It will come back to you. But don't think of that now. It will come back multiplied and thousandfold. But the attention must not be on that. Yet have the power to give, so give willingly. If you wish to help a man, never think what man's attitude should be towards you. Thank you all for all your patience. Thank you so much for being part of this workshop.